वेलकम टू जी लाइब्रेरी चैनल। फरहान शाह और निम्रा सियाल की दास्तान को पढ़ते हैं पार्ट 6। चलें नावल की तरफ। आज निम्रा की सालगिरह थी, जबकि इत्तेफाक से आज ही शाम में अमरोज़िया बेगम के स्कूल की बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी जो पूरे साल में एक बार होती थी, लिहाजा उनका जाना नहायत अहम था। सो निम्रा ने बर्थडे सेलिब्रेट करने का इरादा छुट्टी तक मुलतवी कर दिया। अलबत्ता ऐमन और मुकी ने शाम में आने का कहा था। आज फरहान ने इस्लामाबाद आना था और निम्रा के घर आने का भी वो कह चुका था। चूँकि हफ्ते के दरमियान का दिन था, सब अपने अपने कामों पर थे। निम्रा ने आज छुट्टी की थी, जबकि अमरोज़िया ने शाम को जाना था। कुछ देर में फरहान ने आना था। उसने एक खूबसूरत डार्क ब्लू कलर का प्रिंटेड सूट निकाला था। नहाकर उसने कपड़े बदले। वो शीशे के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब बेल बजी थी। उसकी धड़कनें एकदम उथल पुथल हुई थी। थोड़ी देर में उसको ड्राइंग से फरहान, अशर और अमरोज़िया बेगम की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से बाल संभाले, दुपट्टा सर पर रखा और कमरे से निकली। अमरोज़िया बेगम उनको स्नैक्स वगैरह सर्व कर चुकी थी। निम्रा की हिम्मत नहीं हो रही थी उसका सामना करने की। उसे हकीकत में शर्म ने आन घिरा था। क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, नहीं जाती, पर ना गई तो बुरा ना लगे। फ़ोन पे तो अच्छे से बात करती है और सलाम करने भी नहीं आ सकती। 5 से 10 मिनट तो इसी कश्मकश में गुजर गए। वो हिम्मत करके ड्राइंग की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे करीब जा रही थी, बातों की आवाज़ वाज़ आने लगी थी और उसकी धड़कन मज़ीद बेतरतीबी की तरफ बढ़ती जा रही थी। बेटा आगे का क्या सोचा, हम रोज़िया ने फरहान से पूछा था। उसी वक्त अशर का फ़ोन बजा। वो एक्सक्यूज़ करके बाहर की जानिब लपका था। वो ड्राइंग के बाहरी दरवाजे से लॉन में गया था, जबकि निम्रा ड्राइंग के अंदरूनी दरवाजे के पास थी। आगे का कुछ नहीं, बस फ़िलहाल बिज़नेस पर ही तवज्जो है, फरहान ने जवाब दिया। और शादी के मुतल्लिक़ उन्होंने पूछा। निम्रा ड्राइंग के अंदर दाखिल होने लगी थी कि उनकी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। शादी का सुनकर वो दरवाजे के पास रुक गई। शायद फरहान के जवाब की मुंतज़िर थी। शादी के मुतल्लिक़ तो कुछ नहीं सोचा अभी, फरहान ने हंसते हुए जवाब दिया। पसंद तो कर रखा है किसी को शायद। अमरोज़िया बेगम ने भी मुस्कुरा कर कहा। हा हा हा, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो नहीं किया। फरहान की नज़र ड्राइंग के दरवाजे के पास लहराते आंचल पर पड़ी थी। यानी वहाँ कोई खड़ा था जो उनकी बातें सुन रहा था, और वो कोई ये और कौन हो सकता था, ये बात वो अच्छे से जानता था। उसके चेहरे पर बहुत अजीब मुस्कुराहट उभरी थी। अमरोज़िया बेगम की आंखों में उलझन उभरी थी, जबकि फरहान जिसको सुनाना चाह रहा था वो खुद ही सुन रही थी। उसको अपना काम आसान होता महसूस हुआ था। फिर निम्रा से बात क्यों करते हैं आप, अमरोज़िया बेगम ने बिलाखिर पूछ ही लिया। क्या मतलब, फरहान जानकर अनजान बना। मतलब साफ है, जैसे आप निम्रा से बातें करते हैं। उस सब का क्या मकसद, एक तरफ आप किसी को उम्मीद दे रहे हो और दूसरी तरफ आपके बकौल आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने भी खुलकर बात करने की ठानी। आखिर उनकी इकलौती बेटी के मुस्तकबिल का मामला था। आंटी, निम्रा से बात करने का हरगिज़ ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके मुतल्लिक ऐसा कुछ सोचता हूँ। वो बात करना चाहती है तो मैं भी कर लेता हूँ, फरहान ने रखाई से जवाब दिया, जबकि बाहर खड़ी निम्रा को अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल महसूस हो रहा था। तो वो सब बातें करने का मकसद वो गाना भेजना और दूसरी बातें। अमरोज़िया बेगम ने भी किसी भी किस्म की नरमी से आड़ी चेहरे से पूछा। मैंने तो उससे कभी नहीं कहा था कि मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ या ऐसा कुछ चाहता हूँ। आप चाहें तो पूछ सकती हैं उससे, और गाना तो वैसे ही भेज दिया मैंने। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था वो इस तरफ ले जाएगी बात को या मेरे मुतल्लिक ऐसा सोचने लगी कि अमरोज़िया बेगम को लगा वो उनकी बेइज्जती कर रहा है। ये वो अभी छोटी है, इस उम्र में क्रशेस वगैरह हो जाते हैं, शायद तभी ऐसी सोचा उसने। इमेच्योर है, फरहान ने मज़ीद कहा। अशर अंदर आते हुए वो उनकी बात सुन चुका था। ये क्या कह रहा था, वो क्यों कह रहा था ऐसा। बेटा, जहाँ तक रही मैच्योरिटी की बात, तो ये बात हम दोनों जानते हैं मेरी बेटी कितनी मैच्योर है और कितनी नहीं, और आइंदा उससे किसी भी किस्म का राब्ता रखने की कोशिश मत कीजिएगा। उन्होंने उसे बावेर करवाया था। ओके आंटी, जैसा आप कहें, अब मैं चलता हूँ। वो खड़ा हो गया, जबकि अमरोज़िया बेगम कुछ ना बोली। वो ड्राइंग के बाहर के दरवाजे से निकला ही था कि अशर उससे मुखातिब हुआ। अमरोज़िया बेगम अपने कमरे में जा चुकी थी। फ़िलहाल निम्रा से कुछ ना कहा था उन्हें शदीद दुख और सदमा हुआ था। ये क्या बकवास की है तूने अभी। हाँ, अशर ने फरहान का बाजू पकड़ कर रोका। क्या बकवास, सच कहा है सब, फरहान ने तर्क कर जवाब दिया, जबकि उसका खुद का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तो मजाक कर रहा है ना, मैं जानता हूँ। चल अभी अंदर और बता उनको वो सब झूठ था, बकवास थी। चल मेरे साथ, देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू कहेगा तो सब सही हो जाएगा। अशर ने उसको वापसी की राह पर खींचते हुए कहा था। छोड़ मुझे अशर, फरहान ने अपना आप उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। कोई मजाक नहीं था, यही सब होना था और वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहता था, उसने जवाब दिया। क्या मतलब फरहान, तू क्या कह रहा है। तू तो पसंद करता है ना निम्रा को। जानता हूँ मैं, मोहब्बत करता है तुझसे। अशर जैसे उसको याद दिला रहा था। पसंद मोहब्बत ये सब करता था, अब नहीं करता। मोहब्बत तो उसी दिन चूल्हे में झोंक दी थी उसने, जब उसने मेरे साथ जाने से ना सिर्फ इनकार किया था बल्कि मुझ पर उस नुमान को तरजीह दी थी, फरहान ने फनकार कर कहा था।
जबकि अंदर खड़ी निम्रा को अपनी समातों पर यकीन ना आ रहा था। अल्फाज थे या कूड़े जो वो सब उसको मारी जा रहा था। आंसू कब से रवां हो चुके थे। क्या तो फिर वो सब क्या था। उससे बातें करना, मोहब्बत का एहसास दिलाना अशर को धचका लगा था। वो सब ट्रैप था मेरे भाई, ट्रैप आपकी प्यारी कज़न से हिसाब पूरा करने का। फरहान ने सफाकी से कहा था। ट्रैप? तूने उसको ट्रैप किया सिर्फ इसलिए कि उसने तुझे सबके सामने हाथ छोड़ने का कहा था? तेरे साथ ना गई वो? ओ माय गॉड, तू तू सोच भी कैसे सकता है ऐसा। फरहान अशर की रगें गुस्से से तन गई थी। क्यों नहीं सोच सकता? वो जब सबके सामने मेरी इंसल्ट करके जा सकती है, फरहान शाह का हाथ धुतकार सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? फरहान ने इंतहाई गुस्से से कहा था। पर वो माफ़ी मांग चुकी है फरहान, हर बात के लिए कई बार वो सॉरी कह चुकी है और तूने तो माफ़ भी कर दिया था। अशर अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहता था। हाँ, माफ़ ना करता तो उसको मोहब्बत कैसे होती मुझसे। अब उसे अंदाज़ा होगा फरहान शाह क्या चीज़ है। फरहान के लहजा गरूर से चूरता। फरहान देख, ज़िद मत बना, तो बात को खामखा अना का मसला बना रहा है। मोहब्बत में अना नहीं होती। अशर ने फिर कोशिश की, क्योंकि उसका फरहान से प्यार था। ज़िद और अना को वो दरमियान में लाई है, मैं नहीं। वो फिर से बोला। वो मासूम है फरहान, तू भी जानता है वो बहुत अच्छी लड़की है हर लिहाज से। अशर ने निम्रा की गवाही दी थी। मासूम और अच्छी का मैं क्या करूं, मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो तो जैसे पत्थर बन चुका था, कोई लचक ना दिखाने का तहिया कर चुका हो जैसे। शर्म आती है, मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। तू इस कदर खुद अब पसंद और अनापरस्त हो चुका है कि तुझे सही और गलत का फ़र्क नहीं पता चल रहा। तू एक लड़की से बदला ले रहा है, एक मासूम को ख्वाब दिखाकर उसके दिल को काबू करके तो उसे छोड़ देगा सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए, अना की तस्कीन के लिए। इतनी नीच जहनियत हो सकती है तेरी, मैं सोच भी नहीं सकता था। फरहान तू मर्द है, तू इसे मर्दानगी कहता है। अशर उसका गरेबान पकड़ चुका था। उसके अल्फाज पर एक बार फरहान ठटका था, दिल जैसे बेकाबू हुआ था, ज़मीर जैसे मलामत करने लगा था। पर अब नहीं, उसने ज़मीर को थपक कर दोबारा सुला दिया था। उसी पल अशर की नज़र लाउंज की तरफ उठी थी। सामने वो खड़ी थी, बुत बनी दीवार का सहारा लिए, जैसे अपने वजूद का बोझ भी ना उठा पा रही हो। आंखें बेतहाशा सुर्ख हो चुकी थी, आंसू बह बहकर जैसे सैलाब ला रहे थे। निम्रा? अशर के मुंह से बेख्तियार निकला था। फरहान ने चौंक कर उस तरफ देखा था, जबकि वो उसी लम्हे में पलट कर अंदर की जानिब भागी थी। वो दीवानावार भागी थी, दुपट्टा भागते हुए कंधे से लरक कर ज़मीन बोस हो चुका था। एक पल, सिर्फ एक पल फरहान की नज़र उससे दो चार हुई थी। उसके मुड़ने से कबल कर बेयकीनी दुख, तोड़े जाने का दुख, ठुकराए जाने का दुख, मान टूटने का दुख, यकीन की इमारत को टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन बोस हो चुकी थी। फरहान ने अशर से गिरेबान एक झटके से आज़ाद कराया और बाहर को चल दिया, जैसे मज़ीद सख्त ना रही हो। जबकि अशर की आंखों में दुख था, उसे नफ़रत हो रही थी फरहान से। वो भी थके कदमों से बाहर की तरफ चल दिया। वो चाह कर भी निम्रा को तसल्ली नहीं दे सकता था। वो तीनों बिखरे थे आज। निम्रा दीवानावार अंदर को भागी थी। दुपट्टा लाउंज में ही गिर चुका था, मगर उसको किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। वो सीधा कमरे में गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो वहीं बैठती चली गई। क्या ये सब सच था जो वो सुनकर आई थी, या ख्वाब था? काश ये ख्वाब हो और वो इस भयानक ख्वाब से जाग जाए, पर अफसोस ऐसा अब नामुमकिन था। उसने दोनों हाथों से अपने बाल जकड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ नहीं कर सकते ऐसा। उसने नाम में सर हिलाया था। दिल था कि लगता था फट जाएगा। सर की नसें उभरने लगी थी। उसे शदीद धचका लगा था। क्यों फरहान शाह, क्यों उस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी और भयानक सज़ा? सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए, अपने आप को, अपने अना को मुतमईन करने के लिए। उसका बस नहीं चल रहा था वो उसके सामने हो और निम्रा उसका गिरेबान पकड़कर उसे कटहरे में खड़ा करे। आज उसे अंदाज़ा हो चुका था टूट कर बिखरना क्या होता है, क्योंकि आज वो बिखरी थी, चकनाचूर हुए थे आज उसके ख्वाब। भरोसा टूटा था आज। अभी ही तो उसने भरोसा करना सीखा था। इस नाजुक उम्र में ही तो लड़कियां ख्वाब देखना शुरू करती हैं, मगर उसके ख्वाब दिखाने वाला ही कर्ची कर चुका था। कर्ची हुई थी उसकी ज़ात। उसका गुनाह ऐसा भी ना था कि वो इस बात का इतना इशू बनाता। अभी वो बैठी ही थी कि रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। निम्रा बेटा, दरवाज़ा खोला, अमरोज़िया ने कहा था। उसने बामुश्किल आंसुओं का फंदा गले में रोका। मामा, मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है प्लीज़, उसने जवाब दिया था, जबकि रोती हुई आवाज़ माँ से छुप ना सकी थी। यानी वो सब जान चुकी थी। अमरोज़िया बेगम की आंखें नम हुई। इस वक्त वो उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर था, ताकि वो खुल कर रो ले, दिल हल्का कर ले। बेटा, मैं जा रही हूँ, अरसलान आ गया कॉलेज से, तुम सो जाओ। उनका दिल तो ना किया बेटी को छोड़कर जाने को, मगर क्या करती, मजबूरी थी। जब उसका कोई जवाब ना आया तो वो चलती। उनका दिल बहुत वीरान था। ये क्या किया मैंने? मामा को झुका दिया उस इंसान के सामने। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी की खातिर खुद उससे बात की, सिर्फ मेरे लिए, और वो उनको इस तरह जवाब देकर चलता बना। ये क्या हो गया मुझसे? मुझे माफ़ कर दे मामा। वो हनूज़ उसी पोजीशन में फर्श पर बैठी थी। हाँ, अब खुश्क होकर बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, मगर वहाँ होश किसको था? अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बेल हुई। अरसलान ने दरवाज़ा खोला। मुक़द्दस और रहमान आई थी उसकी बर्थडे का केक लेकर। निम्रा आपी, मुक़द्दस और रहमान आपी आई हैं। अरसलान ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। हैं, खैर तो है? ये क्यों सो रही है आज?
अहमद ने पूछा था, क्योंकि हर साल वो आती थी और निम्रा हमेशा सालगिरह वाले दिन नक्शा तैयार उनका इस्तकबाल करती थी, मगर आज कैसा ऐसा कुछ ना था। लगता है इसको एहसास हो गया है धरती पे इतना बोझ है, तभी दुख मना रही है आज। ओए चुड़ैल, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे तुझे। जब हम 20 साल किया है तो अब दरवाज़ा खोल, मुकद्दस ने दांत निकाल कर कहा था, जबकि अरसलान को वापस भेज चुकी थी। निम्रा ने उठकर दरवाज़ा खोला था। शायद वो खुद भी इस वक्त किसी का साथ चाहती थी, कोई जो उसको सुनता, उसके गले लगाता, उसका दुख समझता, उसका बोझ बांटता। मुकद्दस और अहमद ने सामने देखा। सामने निम्रा थी, बिखरी हुई, लंबे बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, नंगे पाँव फर्श पर खड़ी थी, दुपट्टा कहीं ना था और गालों पर वाजिया आंसुओं के निशान। वो तो एकदम हक्का भक्का रह गई उसको देखकर। क्या हुआ है निम्मी, सब ठीक है? एमन एकदम आगे बढ़ी थी, जबकि मुकद्दस ने हाथ में पकड़ा केक साइड टेबल पर रखा। रूम लॉक किया था। निम्रा एकदम एमन के गले लग गई। वो रोने लगी, बलक बलक कर रोने लगी। ऐसा रोई कि उन दोनों की आंखें नम हो गई। दर्द था उसके रोने में, शदीद दर्द। एमन और मुकद्दस को सख्त तशवीश ने आन घेरा था। वो एमन से अलग ही ना हो रही थी कि कुछ पूछा जाता। उसने निम्रा के गिर्द हसार किया और उसकी कमर से हिलाने लगी। वो कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं रोई थी। उसकी हिचकी बदने लगी। अमन ने उसके बाल से हिलाई और आहिस्ते से खुद से अलग किया था उसको, जबकि मुकद्दस ने उसका हाथ थामा था। क्या हुआ मेरी जान, कुछ बताना प्लीज़, मेरी जान निकल जाएगी। मुक्की ने मज़ीद इंतज़ार ना किया। मुक्की, वो झूठा निकला, झूठ था वो सब। तो कहती थी वो मोहब्बत करता है, लेकिन वो नहीं करता। उसने कपकपाते होठों से टूटे फूटे अल्फाज अदा किए थे, जबकि उन दोनों के माथे पर शिकने उभरी। कौन निम्मी, कौन झूठा है? अमन ने प्यार से उसका चेहरा हाथों में लिया था। इस वक्त वो कोई मासूम बच्ची लग रही थी। मैंने उसे हाथ छोड़ने का कहा था उस दिन, वो आज छोड़ गया। वो उसे तो थामना चाहिए था ना, पर वो छोड़ गया। वो फिर से बोली थी, जबकि उसकी बात पर अमन और मुक्की की आंखें फटी की फटी रह गई थी। निम्रा की 20 साल ज़िंदगी में एक ही तो शख्स आया था, फरहान शाह, और कौन हो सकता था? क्या कह रही है निम्मी, प्लीज़ सही से बता। फरहान ने कहा है कुछ? क्या कहा है? मुकद्दस ने पूछा था। निम्रा ने उसकी जानिब देखा। मुक्की, वो कहता उसने मुझे ट्रैप किया था, और फिर उसने रोते रोते सारी बात उन दोनों को बताती। जैसे जैसे वो बताती गई, उन दोनों पर हैरतों के पहाड़ टूटते गए। सारी बात सुनकर वो तो जैसे सख्ते में आ गई थी। अब निम्रा का रोना उनको बजा लगा था। इसका दर्द धोखा, इसका दर्द दगाबाजी। क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था कि वो ये सज़ा देता मुझे? निम्रा ने अमन से पूछा था। नहीं, कोई कसूर नहीं तेरा, तूने कुछ गलत नहीं किया। बस अब चुप, अब बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। वो तेरे काबिल ही नहीं निम्मी। मत खुद को तकलीफ़ दे किसी बेहिस के लिए, मत अज़ियत में मुब्तला कर अपना आप, मत रो। क्यों रोती है? तो उसकी जुदाई का गम है क्या? और तुझे तो शुक्र करना चाहिए, उसका असली चेहरा सामने आ गया। एमन ने उसको समझाया था। सही कह रही है एमन निम्मी, वो इस कदर लो मेंटालिटी रखता है, कहते को वो इतना बड़ा इंसान है, मगर ज़हनियत अफसोस की बात है। ऐसी भी क्या बात हो गई कि उसने अना का मसला बना लिया? इतनी भी बड़ी बात तो ना थी, और तूने माफ़ी भी मांग ली थी उसके बावजूद। ऐसा शख्स चाहे जाने के कतई काबिल नहीं। मुकद्दस ने भी अपना हिस्सा डाला। मुझे लग रहा था वो मजाक उड़ा रहा था मेरा। मैं पागल उसकी बातों में आती गई, उसको चाहती गई, और वो जब मेरी चाहत ने जब शिद्दत इख्तियार की, तो वो कैसे कर सकता है ऐसा? मैं कोई ऐसी लड़की हूँ? मैं कैसे किसी की बातों में आ गई? मैं क्यों फिसल गई? वो फिर से भलकने लगी। बस करने में खामोश हो जाओ, मर्दों का कोई भरोसा नहीं, मुकी ने कहा था। सब मर्द एक जैसे हों ज़रूरी तो नहीं। अमन ने उसकी बात से इख्तलाफ किया था। एक आंसू नहीं बहाएगी तो अब उसके पीछे इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे सामने आए, ज़रा मैं मुँह ना नोच डालूँ उसका। मुकी ने तेवरी चढ़ा कर कहा था। उसका बस नहीं चल रहा था क्या कर डाले। जबकि अमन की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो अपनी जान से प्यारी दोस्त को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो जालिम बहुत कड़ी ज़र्ब लगा कर गया था। निम्रा का जिस्म तपने लगा था। अमन ने उसको मेडिसिन दी और वो दोनों उसके पास ही बैठी रही। निम्रा का सर दर्द से फटने लगा था। वो कड़हाने लगी थी। मगरिब हो चुकी थी। अमरोज़िया वापस आई तो सीधा निम्रा के कमरे में गई। उसकी हालत देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। वो जानती थी उसको सदमा लगा था, मगर वो इतना असर लेगी ये तो उनके वहमो गुमान में भी ना था। जब इश्क गहरा हो तो बेवफाई भी गहरा दुख देती है। उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया था। कुछ देर में डॉक्टर आया और चेकअप किया। निम्रा बेहोश थी या शायद गहरी नींद में। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उनको बहुत शदीद झटका लगा है। अगर थोड़ी देर और गुजरती तो हालत खतरे में जा सकती थी, डॉक्टर ने उनको बताया। नर्वस ब्रेकडाउन इन सबको सदमा हुआ। मेडिसिन देकर और टेंशन से दूर रहने का कहकर डॉक्टर चले गए। अहमद और मुकद्दस ने अपने घरों में कॉल करके रात रुकने की इजाज़त ले ली। वो सब परेशान थे।
2 दिन बाद मलिक सियाल भी दूसरे शहर से आ रहे थे। निम्रा दवाइयों के ज़रिए असर सोती रही। रात इसी तरह कट गई। फरहान शाह इस वक्त सड़कों पर बिला वजह गाड़ी दौड़ा रहा था। आज अशर उसके पीछे ना आया था। आज उसका बदला पूरा हो गया था। उसके लिए तो जश्न का दिन था, पर वो खुश ना था, ना उसके दिल को सुकून था। कहीं चैन ना आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ खो चुका हो वो। आज उसने 2 निहायत अहम और पुरखलूस लोग खोए थे। वो निम्रा के साथ-साथ अशर को भी खो चुका था। उसका पहला दोस्त, उसका साथी, उसका हमराज़, वो उसके लिए भाइयों से बढ़कर था। वो जो उसे हद दर्जा नाराज़गी के बावजूद कभी उसको अकेला ना छोड़ता था। वो जो उसकी हर बात मानता था। उसका साथ होता था तो फरहान को सब आसान लगता था। वो एक-दूसरे को मार भी लेते मगर कभी ऐसे रूठे ना थे। आज पहली बार उसको अपना आप अकेला लगा था, खोखला, बिल्कुल खाली, हर जज्बे से आरी, जैसे ज़िंदगी बेरंग हो गई हो, कुछ बाकी ना बचा हो। उसे रह कर निम्रा का चेहरा याद आ रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उससे पहली मुलाकात और वो मंगनी वाला दिन। बस यहाँ आकर उसके ख़यालात को ब्रेक लगी थी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा था। वो सब आज भी ताज़ा था उसके ज़हन में। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो डिज़र्व करती थी यही। उसने खुद को तसल्ली दी। उसने भी तो गलत किया था। मेरे एहसासात को उसने भी कब ख़याल किया था? उसने फरहान शाह का बढ़ा हुआ हाथ ठुकराया था। मैंने आज उसको ठुकरा दिया। ज़हन ने मज़ीद तमहीद बाँध दी, जबकि दिल तो रूठ ही बैठा था, शायद वीराने को शिकार था, मगर वो दिल पर दिमाग को फ़ोक़ियत दे रहा था। उसने सर झटकर घर के रास्ते पर गाड़ी डाल दी। सुबह निम्रा को होश आया और उसका बुखार टूटा तो मुखी और अमन ने अपने घर की राह ली। अब रोज़िया बेगम का दिल कट के रह गया था अपनी चाँद जैसी बेटी को ऐसे देखकर, पर उनको ये समझ न आ रहा था कि आखिर फरहान ने ऐसा किया क्यों? किस दुश्मनी का हिसाब बराबर किया था आखिर उसने? कल तक वो कितनी खुश थी, उसकी मुस्कुराहट छुपाई न छुपती थी, और आज वो जैसे जिंदा लाश थी। पीला जर्द चेहरा, लाल आंखें, खुश्क रूखे होंठ, बेरौनक चेहरा। वो कहाँ आती थी उसको ऐसे देखने की? वो उनके चमन का सबसे नायाब फूल था, जिसकी हर खुशी वो लोग पूरी करते थे, सर आंखों पर बिठा कर रखते थे उसको। तभी बिला के खुद एतमादी थी उसमें, जबकि आज तक वो कुछ और ही थी। अमरोज़िया बेगम ने उसकी हफ्ते भर की छुट्टियां करवा दी। आज 2 रोज़ हो चुके थे। तीसरा दिन था। उसके 3rd ईयर के पेपर्स 10 दिन बाद शुरू थे। तीसरा साल भी मुकम्मल होने को था। उसने उनसे मज़ीद ना रहा ना गया। उनकी बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई। निम्रा उठो बेटा, सूप पियो, उन्होंने कहा था। वो वैसे ही लेटी रही। मामा दिल नहीं, दिल है या नहीं है, उठ जाओ फ़ौरन। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती उठाया और सूप पिलाने लगी। सूप पिलाकर उन्होंने बाउल साइड पर रखा और उसका हाथ थामा था। एक आंसू निम्रा की पलकों से झलका था। निम्रा, क्या हो गया? बस कर दो, भूल जाओ, सब भूल जाओ उसको। उसने नम आंखों से माँ को देखा था। वो मज़ीद उसका सोग नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। क्या हुआ? खुदा न खास्ता तुम्हारे माँ बाप में से कोई मर गया है क्या? या बहन भाई? हाँ। निम्रा ने तड़प कर उनको देखा था। लोग तो मरने वालों को भूल जाते हैं, उनके आंसू भी रुक जाते हैं। तुम कब से इतनी कमज़ोर हो गई जो ऐसे शख्स का सोग मन ही नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ रहा? तुम कब से इतनी बेमोल हो गई जो खुद को यूँ ज़ाया करने पर तुली हो? क्या इसके अलावा कोई नहीं अहम तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और की कोई अहमियत नहीं? वो लोग जो तुमसे बेगर्ज़ प्यार करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें देख कर जीते हैं, क्या वो नज़र नहीं आ रहे तुम्हें? मुझ पर भी तरस नहीं आ रहा तुम्हें? सोचा है तुम्हारे बाबा इस हाल में देख लें तुम्हें तो क्या गुजरेगी उन पर? 2 दिन से तुम्हारे भाइयों ने सही से खाना तक नहीं खाया। वो तुम्हें देख कर जीते हैं। हम सब, ऐमन और मुक़द्दस, पूरी रात तुम्हारी बेहोशी की हालत में जागती रहीं। हम सब की मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं क्या? उन्होंने उससे मुझे बहुत मुश्किल सवाल किया था। नहीं नहीं मामा, आप सब हैं मेरे अपने। वो रोते हुए जैसे उनको यकीन दिला रही थी। तो फिर हम पर रहम करो, बस कर दो मेरी बच्ची, मेरी बेटी हरगिज़ ऐसी नहीं जो इश्क का रोग पाल ले कर बैठ जाए। क्या ये तरबियत की मैंने तुम्हारी ये सब सिखाया तुम्हें? उन्होंने अगला सवाल किया था। निम्रा ने फ़ौरन नाम में सर हिलाया था। तो फिर क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर? उन्होंने उसके हाथ नरमी से थामे थे। तुम मेरी बेटी हो, तुम निम्रा सियाल मलिक हो, वो निम्रा जो किसी से नहीं डरती, जो अपने बाप का गुरूर है, जो अपनी माँ का मान है, जो अपने ख़ानदान का रोशन सितारा है। तुम वो निम्रा हो, तुम्हें कैसे कोई तोड़ सकता है? तुम्हें नहीं टूटना, तुम्हें अपना आप मनवाना है। क्या ये है तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी के मकासद बहुत बुलंद है, तुम्हारे ख्वाब बहुत ऊँचे हैं और तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर पानी है। लोगों हमेशा उभरते हुए सूरज की पूजा करते हैं, यही इस दुनिया का कानून है, और तुमने उभरना है। इस जैसे 1000 फरहान आएंगे, तुम भूल जाओ कोई फरहान था। याद रखो तो सिर्फ अपना मकसद, अपना ख्वाब, अपना एम। जानती हूँ दिल को संभालना जान झोंकों का काम है, मगर तुम सब कर सकती हो। इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं। मार दो दिल को, मजबूत बनाओ खुद को, फौलाद की तरह बन जाओ जिससे कोई चाह कर भी ना तोड़ सके। समेट लो अपने टुकड़े, कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हें समेटने। दुनिया बहुत जालिम है, सिर्फ तोड़ना जानती है, जोड़ना खुद पड़ता है खुद को।
उन्होंने बेटी को समझाया था या शायद गफलत से जगाया था। जानती हूँ तुम्हारे दिल को, मगर क्या कर सकती हूँ। मैं बात कर सकती थी, वो मैंने कर ली, इससे आगे मैं नहीं कर सकती कुछ भी मेरी बच्ची। वो भीगे हुए लहजे में बोली थी। माँ थी, उनका भी बस चलता तो उसकी खुशी उसके कदमों में डाल देती, पर बेबस थी। नहीं मामा नहीं, आप और कुछ नहीं करेंगी। आप उस कठोर इंसान के आगे झुकी मेरी खातिर। वो इतना कुछ कह गया, आप सुनती नहीं। मेरी खातिर मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपको झुका दिया। मैं आपका गुरूर बढ़ना चाहती थी, मगर मैंने आपको नीचे कर दिया। मुझे माफ़ कर दे मामा, मैं शर्मिंदा हूँ। वो माँ के हाथ थाम कर बोली थी। चुप, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठो, हिम्मत करो, खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें झुका ना सके। खुद मुख्तार बनो, ताकि कभी किसी के आगे ना लगना पड़े। तो पहला ख्वाब था ना मेडिसन में गोल्ड मेडलिस्ट बनना, एक माहिर तरीन सर्जन बनना। तो वक्त आज हाथ में है, सब भूल जाओ, याद रखो तो सिर्फ अपना मकसद। उनकी बातों से निम्रा के वजूद में जज्बे की लहर दौड़ गई। उसे सब याद आया जो शायद वो भूल रही थी, उसकी ज़िंदगी का मकसद। वो बाहिम्मत हुई। उठो शाबाश, मुँह धो, कपड़े बदलो, बाल बनाओ और लग जाओ काम पर। उन्होंने उसको हाथ से उठाया था। आंसू अब खुश्क हो चुके थे। वो एक जज्बा लिए उठी थी, पुख्ता इरादों के साथ। और जब इरादे पुख्ता हो तो खुदा की मदद भी आन पहुँचती है, और इंसान वो कर सकता है जिसका उसको गुमान भी ना हो। अशर दोबारा फरहान से मुखातिब ना हुआ था। कितने दिन हो गए थे उनको मिले हुए, बात किए हुए। फरहान शर्मिंदा होकर भी शर्मिंदा ना था। वो मानने से अंकारी था, और यही वजह अशर को चुभ रही थी। क्या फरहान के लिए इतना आसान था निम्रा को भूल जाना, सब फरामोश कर देना? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो खुद भी इस खेल की जद में आ चुका था। उसको मोहब्बत में मुब्तला करवाने के चक्कर में वो खुद उससे इश्क कर बैठा था। उसको भी उसकी आदत हो चुकी थी, और आदत बहुत जानलेवा चीज़ होती है। उसे तो अपने इश्क की आदत हो चुकी थी, और अपनी आदत से वो इश्क करता था। ऐसे कैसे सुकून आ जाता उसको। लेकिन इंसान की अना, ईगो, वो भी ईगोटिस्ट था। मगर इस हद तक ये बात अशर के लिए भी शदीद धैर्य का बाइस बनी थी। अब ज़िंदगी को ऐसे ही गुजरना था। वो भी ऑफिस के कामों पर ज़्यादा तवज्जो देने लगा था। शायद खुद को सोचों के हसार से आज़ाद करना चाहता था। दिन गुजरते जा रहे थे। वक्त की सबसे बुरी खूबी ये है कि ये रुकता नहीं, गुजरता जाता है। तभी तो वक्त सबसे बड़ा मरहम है। अगर वक्त रुक जाए तो बहुत सी तकलीफ़ ऐसी होती है जो हम बर्दाश्त ही ना कर सके, और बहुत सी खुशियाँ ऐसी होती हैं जो मज़ीद मेहरबानियों को रोक दे। खुदा की इससे बढ़कर इंसान पर क्या रहमत होगी कि उसने वक्त को साकिन नहीं किया। निम्रा भी मामूल पर आ चुकी थी। उसने लानत भेजी थी फरहान शाह पर, उसके ख्याल पर और उसकी मोहब्बत पर। वो उसे छोड़ चुकी थी, पर दिल ने एक बार ये ज़रूर चाहा था कि वो भी तड़पे, खुदा उस पर भी वो वक्त लाए। मगर फिर उसने माफ़ करने को तरजीह दी थी। मगर ये दुनिया मकाफ़ाती अमल है। हम किसी का चैन और सुकून छीन कर खुद चैन की तवक्का कैसे कर सकते हैं। हैरत तो होती है उन लोगों पर जो दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद होने की नाकाम कोशिश करते हैं। वक्त एक सा नहीं रहता, और ना ही एक का रहता है। हर एक का वक्त आता है। आज अगर फरहान शाह का वक्त था तो कुछ बैद ना था कि कल निम्रा सियाल का वक्त होता। वो यकीनन अपने खुदा से भी रूठ जाती अगर अमरोज़िया बेगम उसको हौसला ना देती। मगर उसने रब को ना छोड़ा था, क्योंकि उसको अपने रब की ज़रूरत थी। रब को उसकी ज़रूरत ना थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुद को मनवाना था, अपने वालिदैन का सर बुलंद करना, और वो दिन रात कोशिश थी। वो अपनी ज़ख्मी रूह को पैबंद लगा चुकी थी, दिल को समझा चुकी थी, अपनी ज़ात की कच्चियाँ उठाकर एक साथ जोड़ी थी। और ये सब कैसे किया था, ये वो और उसका खुदा जानते थे। उसका चौथा साल शुरू हो चुका था। उसकी तबीयत की शौकी कहीं खो चुकी थी। वो पहले से ज़्यादा संजीदा और समझदार हो चुकी थी। इस दौरान वो सिर्फ़ एक बार हवेली गई थी। पहले वो जाने को तैयार ना थी, मगर फिर उसने खुद से सवाल किया, आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ फरहान शाह होगा। तो क्या उसका होना ना होना अब भी उसके लिए मायने रखता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो क्यों ना जाती? सो वो गई, और पूरे एतमाद से गई थी। सबसे मिली थी, और फरहान की ज़ात को तो ऐसे उसने देखा जैसे तुम ना थे। वो पास से ऐसे गुजर गए जैसे वहाँ कोई था ही नहीं, या जैसे वो इनविजिबल हो। अशर उसका ज़र्फ़ देखकर दाद दिए बगैर ना रह सका था। क्या लड़की थी वो! दिखने में इंतहाई नाजुक परी चेहरा, मगर इस कदर बाहिम्मत कोई और लड़की होती तो शायद रोक लगा कर बैठ जाती। मगर वो तो उस सितमगर के सामने थी। आज अशर को वाक़ई निम्रा की इतनी अहमियत की वजह पता चली थी। वो वाक़ई इसकी हकदार थी। जबकि फरहान शाह उसको देखकर जैसे खो-सा गया था, मगर वो तो ऐसे उसको इग्नोर करके गई थी। वो अंदर तक खोल उठा। उसकी अना आज भी कायम थी। उसको चुभा था निम्रा का यूँ गुज़र जाना। वो पेचो-ताप खाता पलटा था, मगर कुछ फासले पर खड़े मलिक वजाहत अफंडी की नज़रों से छुप न सकी थी अपने पोते की बेचैनी। दिन शाम में और शाम रात में ढल जाती। वक्त बर्क रफ्तारी से गुजर रहा था। निम्रा का चौथा साल भी अब आखिरी दिनों में था। वो अपने आप को मसरूफ़ रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, पर दिल जो भी था वो एक आम सी लड़की थी। अक्सर उसकी आंखें नम हो जाती थी। फ़र्क इतना था कि वो अब कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ी थी। अपनी माँ की बातों को वो जैसे घोल कर पी चुकी थी। उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था, मगर वो फ़िलहाल ऐसा कोई रिश्ता ना चाहती थी।
अमरोज़िया बेगम को भी ख्याल था उसकी हालत का, सो उन्होंने उसको फ़ोर्स ना किया था, जबकि खुद उनको रिश्ता पसंद आया था। लड़का लंदन में सेटल था और ख़ासा खुश शक्ल था। वो मलिक सियाल के एक दोस्त के जानने वाले थे। निम्रा ने जब अपनी अम्मी की पसंदीदगी देखी तो उसने उन पर फ़ैसला छोड़ दिया कि जैसा आप चाहें, मगर 5 साल मुकम्मल होने के बाद कोई भी रस्म की जाए। अमरोज़िया बेगम ने उनसे कुछ वक्त मांग लिया था। वो रात को कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर किसी नुक्ते पर गौर कर रही थी जब अमरोज़िया बेगम आई थी। सोई नहीं अभी तक? उन्होंने पूछा था। बस सोने लगी थी मामा, उसने जवाब दिया। बेटा, तुम्हारे नाना की कॉल आई थी, अगले हफ्ते हवेली जाना होगा। उन्होंने बहुत संभल कर कहा था। उसके चेहरे के तासरात वो जांच रही थी कि शायद वो गुस्सा हो जाए, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी ना था। उसने कोई तासीर दिए बगैर जवाब दिया था। ठीक है, मैं पैकिंग कर लूँगी, उसने जवाब दिया। वजह ना पूछी थी, फिर भी उन्होंने बताना ज़रूरी समझा था। अरीबा और अशर की मंगनी है और एक दिन पहले ढोलकी भी रखी है, उन्होंने बताया था। ये सुनकर निम्रा को खुशगवार हैरत हुई थी। वाह, अरीबा और अशर भाई नाइस कपल, उसने खुले दिल से मुस्कुराकर तारीफ़ की थी। तुम शॉपिंग कर लेना अपनी, उन्होंने कहा था। ओके, बेफिक्र रहें, निम्रा ने उनको फ़िक्र से आज़ाद करवाया। चलो अब सो जाओ, शाबाश, रात बहुत हो चुकी है। उन्होंने सोने की तलकीन की और ख़ुद भी सोने चली गई। निम्रा इधर ही खड़ी चांद को बगौर देखने लगी। तू रोज़ उठ के रोया कर चांदनी रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। रात का अंधेरा सकूत फ़िज़ाओं को चीरती मुकम्मल खामोशी, आसमान में मौजूद लाखों टमटमाते सितारे हल्की हल्की खनकी, वो माहौल में मुकम्मल तौर पर खोई हुई थी। कभी कभी दिल उदास होने लगता है बिला वजह। उसने गहरा सांस खारिज किया था। क्या वो उसको भूल चुका था? इतनी आसानी से? न जाने कहाँ से सवाल उसके जहन में कूदा था। नामुमकिन, उसने एतमाद से हाथ सीने पर बांध कर सोचा था। इतना आसानी से जान तो तुम्हारी भी नहीं छूटी होगी। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। आज बहुत दिनों बाद वो खामोश थी। दिल भारी हो रहा था। उसे उसे अगर मान है खुद पर तो मैं भी ज़र्फ़ रखती हूँ। मुझे वो भूल जाए तो उसे मैं मान जाऊँगी। क्या मेरी दुआओं में असर ना था? नहीं, दुआएं तो रायगा नहीं जाती, उसने नफ़ी की थी। फिर क्यों? क्या तुम खुदा से शिकवा कर रही हो? उसके अंदर से आवाज़ आई थी। खुदा से शिकवा कैसा? गलती तो मेरी अपनी थी, मैं एक नामहरम की तरफ बढ़ी थी। इस बात से बाखबर होने के बावजूद कि ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा ही कब है? किसी नामहरम को अपने दिल तक रसाई ही क्यों दी तुमने निम्रा? क्या तुम इस बात से अनजान थी कि ऐसी मोहब्बत किस ज़मरे में आती है? हराम, उस खुदा ने तो तुम्हें सीधी राह दिखाई, तुम्हें दुनिया की नज़रों में गिरने से बचा लिया, इतनी इज्जत दी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू रवा हुए थे। वो जितना उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करती कम था। खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है, पर हम इंसान ही उतावलेपन में शिकवा कर बैठते हैं कि मेरी दुआ क्यों कबूल ना हुई, मुझे फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ शख्स क्यों ना मिला। जबकि गौर किया जाए तो उस चीज़ के ना होने में ही हमारे लिए बेहतरी होती है। और शायद वो इस बात को समझ चुकी थी। उसने अपनी ज़िंदगी में एक सफ़र तय किया था, नहायत अहम सफ़र, इश्क़ मिजाजी से इश्क़ हकीकी तक का सफ़र। वो इस वक्त अपने कमरे के बाहर मौजूद टेरेस पर बैठा था। घड़ी रात का 1 बजा रही थी। वो आसमान पर मौजूद सितारों को देखने में महू था। वो खुद भी उस रात का हिस्सा ही लग रहा था, खामोश, बेज़ाहिर, पुरसकून, जबकि अंदर तो तूफ़ान बरपा था। उसकी नज़र ने बेख्तियार चाँद पर उठी थी। वो भी उसी चाँद को देखती होगी शायद। वो फरहान शाह के दिलो दिमाग से कभी जा ही नहीं सकी थी, और शायद यही कुदरत का इंतकाम था उसकी तरफ। उसकी बेचैनी, उसकी बेसुकूनी, उसने सर झटका था। नहीं, वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था शायद, मेरी ज़िंदगी का, या शायद सबसे हसीन ख्वाब। वो तो ऐसे लाताल्लुक़ हुई थी जैसे फरहान शाह इस धरती पे हो ही ना। बीन ड्रीमिंग ऑफ हर ऑल ऑफ माई लाइफ, बट शी वुड नॉट कम ट्रू। शी इज़ जस्ट माई नाइटमेयर आई वोक अप टू। उसको गाने के बोल बेख्तियार याद आए थे। उसने गहरा सांस अंदर उतारा था, इस बात से बेखबर कि कोई और भी इसी तरह उस फंसू खेज़ रात का हिस्सा था। पर हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आमना बेगम बेटे से मुखातिब थी। जी अम्मी कहें, उसने मुअद्दिब अंदाज में जवाब दिया। बेटा, अरीबा की मंगनी के साथ क्यों ना तुम्हारी भी बात पक्की कर ली जाए, उन्होंने प्यार से बेटे को देख कर कहा था। मैं निम्रा के घर कॉल करने का सोच रही थी, तुम क्या कहते हो? उन्होंने नहायत पुरसकून अंदाज में उसके सर पर बम फोड़ा था। ये क्या कह रही हैं? अभी फ़िलहाल इस सब की कोई ज़रूरत नहीं अम्मी, मेरा फोकस फ़िलहाल आगे तालीम जारी रखने का है, सो प्लीज़, फरहान ने खफगी से जवाब दिया था, जबकि उसके चेहरे के उतार चढ़ाव वो अच्छे से देख रही थी। क्या तुम्हें निम्रा पसंद नहीं? मैं जानती हूँ तुम चाहते हो उसे, और वो भी तुम्हें। उन्होंने जैसे उसको याद करवाया था। अम्मी, पसंद नापसंद की बात फ़िलहाल रहने दे, वो रखाई से कहता उठ चुका था, जबकि आमना बेगम हक्का बक्का रह गई थी। तालिया के हज़ार हथकंडों के बावजूद फरहान काबू न आ रहा था। बिलाखिर रज़िया बेगम ने आखिरी हरबा आजमाने का सोचा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वो आमना बेगम के सर पर हाजिर थी और अपने दुखड़े रो रही थी। आमना बेगम ने उनको तसल्ली दी थी। तालिया साथ ही बैठी थी।
मेरी बच्ची आमना, उसका दुख मुझे खाई जा रहा है, क्या बनेगा इसका, ना बाप का साया ना भाई का खास सहारा, हाय मेरी बच्ची के नसीब। उन्होंने रोने की भरपूर अदाकारी करते हुए तालिया को साथ लगाया था, जबकि वो मुंह बना कर रह गई। भाभी फिक्र न करे, अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह उसका नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन। आमना बेगम ने हौसला दिया। खाक अच्छा नसीब होगा, काश इसके बाबा ज़िंदा होते, कितनी ख्वाहिश थी उनकी, इतनी बार मुझे कह चुके थे तुमसे बात कर रहेंगे। फरहान में तो जैसे उनकी जान बसती थी, पर हाय किस्मत आज वो होते तो। उन्होंने दुपट्टे से आंसू और नाक पहुँची थी। लोग कहते हैं जब अपने घर के लड़के हैं तो बाहर वालों की क्या ज़रूरत, मैं भी यही सोचती हूँ। उन्होंने काम की बात की। जब आमना बेगम उनकी बात सुनकर परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी। भाभी हौसला रखें, मैं सोचती हूँ कुछ, उन्होंने उनको कहा था, जबकि इस बात पर रज़िया बेगम की तो भांचें खुल गई। तुम बस बात पक्की कर दो ताकि मैं सुकून से मर तो सकूं। उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया। भाभी ऐसी बातें मत करें, मैं बात करूंगी फरहान से, वैसे तो अब्बा जान ही फैसला करते हैं, मगर मैं बात करूंगी, आप बेफिक्र रहें। जब फरहान ने निम्रा के मुतल्लिक सही जवाब ना दिया तो उनको यही लगा कि शायद उसका इंटरेस्ट ना हो, तभी उन्होंने तालिया के मुतल्लिक बात करने का सोचा। आज 4th ईयर का प्रैक्टिस का दिन था, लिहाजा उन सबको अस्पताल जाना था। निम्रा, मुक्की और रहमान एक साथ बैठी थी। ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था जहाँ नशे में लाहिक लोग जो ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे या जिनको ज़िंदगी ने कुछ ना दिया था, और वो इस राह पर आ निकले। कई औरतें ऐसी थी जो इस जालिम मुआशरे की दरिंदगी का शिकार होकर तवाज़ुन खो बैठी थी। कई घरेलू नाचाकियों और तशद्दुद की मारी थी, जिनके चेहरे उनके अपने शोहरों ने, ससुराल वालों ने तेज़ाब से बिगाड़ छोड़े थे, और ऐसे देखे बहुत से लोग। उनको देखकर उन तीनों का दिल अंदर तकड़ कर रह गया। क्या ये इंसानियत थी? ये सच है कि आज के दौर में इंसान को इंसान से डरना चाहिए। वो सब मरीजों के पास बारी बारी जाने लगी थी। इन सब में एक चीज़ निम्रा को शिद्दत से महसूस हुई थी, और वो थी ज़िंदगी से बेजारी, नाउमीदी, जैसे उनके लिए अब कुछ बचा ही ना हो इस वसीह व अरीज़ दुनिया में। उसने बिलाखिर पूछा था उनसे, आप सब क्यों हैं इतने नाउम्मीद? क्या आपका खुदा की ज़ात से ईमान उठ चुका है? बहुत सोने नाम में सर हिलाया था, तो फिर क्या वजह है इस उकताहट की? क्या ये उस खुदा का एहसान नहीं कि उसने आप लोगों को बर्बादी के दहाने से रोक लिया, बचा लिया, जो नशे की तरफ चल पड़े थे और आज इधर हैं? क्या उनके लिए ये रब का एहसान नहीं कि आज उनका इलाज हो रहा है? इस लानत से पीछा छुड़ाने के लिए दिन रात डॉक्टर्स और स्टाफ टगोदू में हैं। रोज़ कितने ही लोग नशे की हालत में मुर्दा पाए जाते हैं। फुटपाथों पर उनकी लाशें लोगों के कदमों में रोंदी जाती हैं। क्या आपको अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसी इबरतनाक मौत से आपको बचा लिया? अब की बार वो उन लड़कियों की जानी मुड़ी जो इस मुआशरे में इंसानी रूप धारे दरिंदों की हवस का निशाना बनी थी। रोज़ाना ना जाने कितनी लड़कियां दरिंदगी का शिकार होती हैं। लाखों तो ऐसी ही हैं जिनका हमें क्या पता, किसी को पता नहीं होता। कई खामोशी से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को तरजीह देती हैं, क्योंकि ये माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता। लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनके किरदार को भी दागदार कर देते हैं, मगर आप सबको अल्लाह ने हराम मौत से बचा लिया है। ख़ुदकुशी के मरने से बेहतर नहीं कि ये आप इस वक्त महफूज हाथों में हैं, और ऐसी मौत से आखिरत ख़राब करने की बजाय आप खुद को संवारें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो ख़वातीन जहन्नुम जैसे घरों में कैद थी, रोज़ाना जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जिनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके रख दिया गया, जिन पर गालियों, तंज और सख्त अल्फाज के तीर बरसाए गए, क्या ये अल्लाह का फजल नहीं कि उनको इस जहन्नुम से रिहाई मिली थी? अल्फाज बहुत ताकत रखते हैं। मैं लफ्ज़ों की ताकत में यकीन रखती हूँ। ये किसी के अल्फाज ही तो होते हैं जो आपको संवार भी सकते हैं, और ये अल्फाज आपको बिगाड़ भी सकते हैं। अल्फाज मरहम का काम भी करते हैं, और यही अल्फाज चाकू से भी गहरा वार करते हैं, सलाहियत रखते हैं। वर्ड कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू, दे कैन हील योर सोल एंड दे कैन डैमेज यू फॉर एवर। अल्फाज आपको बनाते हैं और तोड़ते भी यही हैं। आपकी रूह को तस्कीन दे सकते हैं और उसे रूह के टुकड़े भी कर सकते हैं। सो अपनी ज़िंदगी में मुस्बत सोच लाएँ, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। आपको मौका दिया जाता है जब बोलने का, तो उस मौके का इस्तेमाल करें, किसी बिखरे हुए को जोड़ने के लिए, ना कि किसी को तोड़ने के लिए, और यकीन का दामन थामी रखें। मैं फिर से कहूँगी, उस पाक ज़ात पर यकीन रखें और नाउमीदी छोड़ दें, ये कुफ्र है। वो बोल चुकी तो सब लोग तालियां बजाने लगे। कई के चेहरों पर एक नई उम्मीद थी, उमंग थी, और उनमें से कोई एक भी अगर उसकी बातों पर अमल पैदा होता तो उसको अपने कहे का हासिल मिल जाना था। नुमान उसकी बातें सुन रहा था और उसे हकीकी खुशी हुई थी कि वो इतना अच्छा सोच रखती है, वो मोटिवेट करने का हुनर रखती है। वो सब वापस यूँ नहीं पहुँचे तो नुमान ने उसके पास आया, निम्रा मुझे आज कुछ बहुत अहम बात करनी है तुमसे। उसने बात शुरू की, जबकि निम्रा थोड़ी तशवीश में मुब्तला ही, कहीं वो वही तो नहीं कहने वाला था जिसका निम्रा को डर था। जी कहीं मैं सुन रही हूँ, उसने जवाब दिया था। कहीं आराम से बैठ कर बात करें, उसने उसे देखते हुए कहा था। श्योर। निम्रा इतना कहकर कैफ़े की तरफ चल दी। वहाँ पहुँच कर वो एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गए। नुमान ने बात शुरू की, असल में मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। निम्रा ने एकदम उसको देखा। क्या मतलब? उसने बिला किसी तासे के पूछा था। मतलब यही कि तुम अच्छी लगती हो, मुझे शादी करना चाहता हूँ तुमसे, नुमान ने आंखों में दिए लिए कहा था। निम्रा कुछ पल बिल्कुल खामोश रही, मगर फिर उसने सोचा आज इस चैप्टर को भी ख़त्म कर ही दिया जाए।
नुमान, देखो, मैं तुम्हारे जज्बों की इज़्ज़त करती हूँ, मुझे कदर है, मगर मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल इस सब की या ऐसे किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक पल को ठहरी थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा जब तक तुम चाहो, नुमान ने फ़ौरन कहा था। निम्रा ने नाम में सर हिलाया। हकीकत तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मैं तुम्हें कभी वो खुशी दे ही ना पाऊँगी जिसके तुम हकदार हो। तुम अपना वक़्त ज़ाया मत करो। शादी उससे करो जो तुम्हें चाहती हो, तुम्हारे साथ की ख्वाहिशमंद हो, जो अपना सब तुम पर लुटाने को तैयार हो। तब तुम हकीकत में खुश रह सकोगे, वरना ज़बरदस्ती के रिश्ते नासूर बन जाते हैं। मैं कहने का इख्तियार तो हरगिज़ नहीं रखती, मगर फिर भी कहना चाहूँगी कि हो सके तो लारेब को अपना लो, उसका हाथ थाम लो। ये बात हम दोनों जानते हैं कि वो पसंद करती है तुम्हें। हम लड़कियां बोल नहीं पाते, दिल की ख्वाहिश को दिल तक रखती हैं, मगर ख्वाहिशात तो हमारी भी होती हैं। वो तुम्हें खुश रखेगी। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम बेहतर फैसला कर सकते हो। वंस अगेन सॉरी एंड प्लीज़ मूव ऑन, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। निम्रा उठ के जा चुकी, जबकि वो दूर तक उसको देखता रहा था। 2 माह बाद आखिरी साल के पेपर्स थे और उसे कल गाँव जाना था मंगनी में शिरकत के लिए। फरहान की इस हरकत के बावजूद उसकी और अरीबा की दोस्ती में कोई फ़र्क न आया था। अरीबा से उसकी दोस्ती पहले से थी, ना कि उसके भाई की वजह से, तो वो क्यों इतना प्यारा रिश्ता खोती। वो अभी उससे चहक कर मिलती थी, बातें करती थी, और भी अरीबा ने 2 बार फ़ोन करके उसे 2 दिन पहले आने का कहा था। सो वो कल जा रहे थे। उसने ऐमन और मुक़द्दस की मदद से शॉपिंग की थी। फाइनल पेपर्स के बाद ऐमन की भी शादी मुतवक्का थी। ओए निम्मी, ये देख, ये ले तू इस बार। मुक़द्दस ने एक भड़कीले ऑरेंज रंग की फुल काम से भरी हुई कमीज़ की तरफ शरारत से इशारा किया था। मेरे मामे का वलीमा नहीं है बहन, तो चुप ही रह, मैं देख लूँगी, निम्रा ने चिढ़ कर कहा था। शॉपिंग से फारिग होकर वो काफ़ी लेट घर पहुंची और पैकिंग करके सो गई। अगले दिन वो सुबह निकल चुके थे। दोपहर 2 बजे तक वो गांव की हदूद में दाखिल हो गए थे। हवेली पहुंचकर वो सबसे मिली थी। उसका दिल बहुत अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। साल से ऊपर हो चुका था इस बात को। कुछ माह बाद वो 22 साल की होने वाली थी। शाम को सब इकट्ठे हुए थे। आमना बेगम और अरीबा भी हवेली में मौजूद थी। अशा, फरहान और बुरहान भी आ चुके थे, जबकि ताली और हारिस भी मौजूद थे। निम्रा अरीबा से मिली थी। अशर और बुरहान ज़रा फासले पर थे। उसने अशर को सलाम किया, बुरहान को सलाम किया। 2 कदम साथ फरहान था, मगर उसने उस तरफ गलती से भी ना देखा था। क्या अदाए बेनियाज़ी थी, क्या लाताल्लुकी थी। वो हर एक को अहमियत दे रही थी, सिवाय उसकी ज़ात की, जिसको सब अहमियत देते थे। वो तुझको भूले हैं, तुझ पर भी लाजिम है मीर। खाक डाल, आग लगा, नाम न ले, याद न कर। फरहान को बस नहीं चल रहा था उसको झंझोड़कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। अशर फरहान के अंदर के हालात बखूबी समझ आता। वो तल्खी से मुस्कुराया था। जानता हूँ तुम तड़प रहे हो फरहान, पर मानते नहीं हो। तुमसे ये बेरुखी सही नहीं जा रही, मगर चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे। तुम आज भी निम्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। शायद अब मोहब्बत इश्क की सूरत इख्तियार करने लगी है, मगर तुम कहने से कासिर हो। यही तुम्हारी सज़ा है, तुम्हारी इस नाम निहाद अना की सज़ा। वो सोच कर रह गया। मलिक वजाहत गौर से उन सब को देख रहे थे। निम्रा की फरहान से इस कदर लाताल्लुकी और फरहान की सुर्ख होती आंखें, निम्रा पर चोरी चोरी मरकूज की गई नज़रें। उनको समझ ना आ रहा था, क्योंकि पहले तो निम्रा और फरहान की आंखों में एक दूसरे के लिए पसंदीदगी देखी थी उन्होंने, मगर कुछ अरसे से ये सब और आज अशा का यूं कुछ सोचकर तल्खी से मुस्कुराना, उनके पोते की बेचैनी जो एक अरसे से कायम थी। अमरोज़िया बेगम फरहान से मिली थी। वो उनसे बहुत इज्जत से मिला था और वो चाह कर भी कुछ ना कर सकी। फिर उन्होंने सोचा शायद उनको या निम्रा को वाकई गलतफहमी हुई हो, वरना फरहान की उनसे क्या दुश्मनी। सो वो खामोश हो गई। सब बड़े बातों में मशगूल थे। बातों बातों में बात निकली तो निम्रा के रिश्ते की भी बात खुली थी। अमरोज़िया बेगम ने बताया कि एक बहुत रिश्ता आया हुआ है और वो सोच रही हैं। फरहान के इस बात पर कान खड़े हो गए। वो किसी और की होने जा रही थी, ये ख्याल ही उसको अंदर तक सलगा आ गया था। आग जलने लगी थी उसके अंदर और वो कैसे मुतमईन फिर रही थी। उसका जीना हराम हुआ था और वो इतने आराम से सबसे बातों में मशगूल थी। वो अपने घर की तरफ चल दिया। ताली और रज़िया बेगम कुछ देर पहले ही वापस चली गई थी। अमरोज़िया बेगम को उनकी बात याद आई। वो फरहान के पास आई। फरहान, जी अम्मी, उसने जवाब दिया। मैं चाहती हूँ तुम तालिया के मुतल्लिक सोचो, वो अच्छी लड़की है। उनका भी इतना ही कहना था कि वो भड़क उठा। बट तालिया वो भी अच्छी लड़की, आप कैसे कह सकती हैं? आपको अंदाज़ा नहीं अम्मी, और मैं उसके मुतल्लिक हरगिज़ नहीं सोच सकता। इससे शादी तो दूर की बात, मुझे उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं। वो गुस्से से बोला था। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि उनको ड्राइंग से किसी की बातों की आवाज़ ही। वो दोनों ना जानते थे तालिया और रज़िया बेगम वापस आ चुकी थी। बस कुछ दिन और फिर ये सब तुम्हारी मुट्ठी में होगा। एक बार शादी हो जाए, रज़िया बेगम ने कहा था। मोम, मैं बता रही हूँ, इधर मैं नहीं रह सकती। मुझे लंदन वापस जाना है। तालिया ने मुंह बनाकर कहा था। हाँ तो चली जाना ना, शादी के बाद चली जाना, इधर ही सेटल हो जाना। शादी के बाद फरहान को काबू में रखना बस, और किसी तरह ये बंगला भी नाम करवा ले। कुछ मेरे बुढ़ापे का ही सोच ले, रज़िया बेगम ने फिर से कहा। जबकि फरहान और आमना बेगम ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। आमना बेगम को अपनी समाअतों पर यकीन ना आ रहा था। वो उन पर तस खा रही थी। इतना अरसा उन्होंने उनको घर में रखा और वो इन्हीं की जड़ें काटने पर तुली हुई थी। सुन लिया आपने? अब बताएं, इससे शादी करूँ मैं? फरहान ने माँ को देखा था।
आमना बेगम अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो ड्राइंग में गई, दालिया और रज़िया बेगम के रंग फ़क हो गए। आमना तुम आओ, मैं बहुत थक गई थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, तभी आ गई। उन्होंने थकन की अदाकारी की। बस करे भाभी, अब इस ढोंग की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पैसों की लालच थी, आप मुझसे मांग लेती, मैं कभी इनकार ना करती, मगर मेरे बेटे को इस्तेमाल करने का सोचा भी कैसे आपने? आप बराए करम जल्द अज जल्द अपना बंदोबस्त करें कहीं और हमें बख्श दें। ऐसे रिश्तों से हम बगैर रिश्तेदारी के बेहतर हैं। उन्होंने रखा इसे कहा और चल दी। असर का वक्त हो रहा था। आज शाम छोटी सी ढोलक रखी गई थी। सिर्फ घर के सब अफराद थे, ज़्यादातर और कुछ आसपास के पड़ोसी। कल मंगनी के फंक्शन पर ज़्यादा लोगों को मदऊ किया गया था। वो सब कज़न्स खुशगपियों में मसरूफ़ थे। अस्मा भी आ चुकी थी और उसका लहजा और रवैया नॉर्मल था। चाय बनी तो आमना बेगम सबको देने लगी। वो बच्चों की तरफ आई तो निम्रा फ़ौरन उनके पास आई। लाएं आंटी, मैं दे देती हूँ, आप बैठ जाएं। उसने उनसे ट्रे पकड़ कर कहा था। जीती रहो। वो मुस्कुराती हुई वापस औरतों में जाकर बैठ गई। निम्रा ने सबको चाय दी। फरहान किसी कॉल को सुनने वहाँ से हटा हुआ था। अशर और बुरहान बैठे थे। अशर फरहान के दरमियान दीवार अब तकरीबन गिर चुकी थी, जिसकी बड़ी वजह अशर की शौक तबीयत थी। वो फरहान से खाइफ ज़रूर था, मगर नाराज़गी उसके बस में ना थी। निम्रा ने उन दोनों को चाय सर्व की। इतने में फरहान भी कॉल सुनकर वापस आ गया। वो कुर्सी पर बैठने लगा। निम्रा वापसी को पलटी थी। निम्रा बैठो, तुम भी चाय पियो, अशर ने कहा था। थैंक यू भाई, लेकिन मैं हर एक के साथ बैठना पसंद नहीं करती। सिर्फ भाई होते तो ज़रूर बैठती, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जबकि उसकी बात सुनकर फरहान को तो जैसे कांटा चुभ गया था। जबकि अशर उसकी बात के मतलब से बखूबी वाकिफ़ था। वो खामोश रहा। बुरहान को उसकी बात की रत्ती बराबर समझ न आई। फरहान जो कि बैठने लगा था, वो फ़ौरन कुर्सी को ठोकर मारकर गुस्से से उधर से चला गया, जबकि अशर और बुरहान इस सारी कार्रवाई को होंकों की तरह देख रहे थे। निम्रा वापस आई तो सब चाय के बाद उठने लगे। तैयारी भी करनी थी। मगरिब के बाद ढोल की शुरू हो जाती। अरीबा को भी तैयार करना था। फंक्शन उनके घर के बजाय वजाहत अफंडी की हवेली में रखा गया था। कुछ देर ही गुजरी थी कि मलिक वजाहत अफंडी ने अशर को बुलाया था। क्यों, वो नहीं जानता था। फरहान शदीद तैश में वहाँ से निकला था। तुम अभी तक नहीं सुधरी निम्रा सियाल, खुद को समझती क्या हो? आसान ज़बान तुम्हें समझ नहीं आती? इतनी हिम्मत के हर बार दूसरों के सामने मुझे जलील करती फिरो। उसका बस नहीं चल रहा था वो सामने हो और वो उसको सबक सिखा दे। देखता हूँ आज तुम्हें, वो खुद कलामी करते हुए बोला। उसने आज साफ साफ बात करने की ठानी थी, जबकि निम्रा उससे बात करना तो दूर, उसकी शक्ल देखने की रोताद भी ना थी। उस गुजरे वक्त ने सिर्फ एक जज्बे को निम्रा के अंदर पुख्ता किया था, और वो थी नफ़रत। फरहान शाह से शदीद नफ़रत। कहते हैं जब इश्क शिद्दत से हो, नफ़रत भी शदीद होती है, और वो उसके साथ भी यही हुआ था। जबकि फरहान आज उसको धमकाना चाहता, वो उसको साफ अल्फाज में बाज आ जाने की वार्निंग देना चाहता था। उसको उससे अकेले में बात करनी थी, जो इस वक्त मुमकिन न थी। उसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था और वो बिलाखिर वो एक नतीजे पर पहुंच चुका था। निम्रा कपड़े वगैरह इस्त्री करने और तैयार होने अपने नाना की हवेली जा चुकी थी। अरीबा इस वक्त अपने कमरे में थी। फरहान उसके पास गया था। वॉशरूम से निकली तो फरहान को खड़े पाया। आप? उसने फरहान से सवाल किया। शायद कोई काम हो। हाँ, मुझे ज़रा तुम्हारा फ़ोन चाहिए, मेरे में थोड़ा मसला हो गया है, उसने अरीबा को कहा था। ओहो, मैं आपको दे देती हूँ। यह कहकर अरीबा आगे बढ़ी और बड़े से ड्रेसिंग से अपना फ़ोन उठाकर उसको थमा दिया और फिर अपने कपड़े लिए दोबारा वॉशरूम की तरफ चेंज करने भर गई। फरहान फ़ोन उठाकर बाहर आ गया। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि अरीबा के फ़ोन में निम्रा का नंबर था और उसका निम्रा से राब्ता भी था। उसने निम्रा का नंबर सर्च किया और मैसेज का ऑप्शन क्लिक किया। सामने निम्रा और अरीबा के पहले के मैसेज भी थे। उसका काम आसान हो चुका था। उसने मैसेज लिखना शुरू किया और सेंड कर दिया, फिर रिप्लाई का इंतज़ार करने लगा। बामुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे कि निम्रा का ओके का रिप्लाई आया। फरहान ने अपना किया गया मैसेज डिलीट किया और वापस फ़ोन अरीबा को देने चल दिया। रात का अंधेरा हर तरफ छा चुका था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर चीज़ का भरपूर एहतमाम किया गया था। मलिक, आसिर अफंडी, बिलाल अफंडी, अली अफंडी और अशर सब लोग हवेली में मौजूद थे। बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ थे। आसपास के सारे बंगले बिल्कुल खाली थे, क्योंकि सब इधर ही जमा हो रहे थे। निम्रा तैयार हो चुकी थी। ढोलकी की मुनासबत से उसने पीले रंग की नेट की मैक्सी पहनी थी। बाल आधे कैचा में मुकीद थे और आधे किसी आबशार की तरह उसकी नाजुक कमर को ढांपे हुए थे। पाँव में हील थी। मेकअप के नाम पर उसने थोड़ी सी फाउंडेशन लगाकर आंखों पर मस्कारा लगाया था और होठों पर शॉकिंग पिंक लिपस्टिक। वो लाट लिपस्टिक में इंतहाई पुरकशिश लग रही थी। हाथों में ताज़ा मोतिये के 2 गजरे डाले वो तैयार खड़ी थी। वो हवेली आई थी। बड़ी बूढ़ियाँ ढोलक लेकर गाने गाना शुरू कर चुकी थी। अशर को भी बिठाया जा चुका था। सफ़ेद कुर्ते में अपनी तमाम तरवजात और हशाश बशाश सर लिए वो सबके दिल मुँह रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे से आया थी। अहम लगता है अशर भाई से मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। फिर क्या कहते हैं, ले आएं अरीबा को? निम्रा ने शरारत से उसके करीब जाकर कहा था।
हाय बहन हो तो ऐसे, किसी को तो मुझ मासूम पर तरसाया, वरना यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। देर किस बात की, ले आओ फिर जालमो। अशर ने निम्रा की बलाएं ली थी, जिस पर सब हंस पड़े थे। अपने इतने में निम्रा के मोबाइल की बीप बजी। उसने मैसेज खोल कर देखा तो अरीबा का था। निम्रा प्लीज़ आजिर चाचू के घर आ जाएं, मामा भी नहीं है, मुझे हेल्प चाहिए। अरीबा ने उसको बुलाया था। देखें याद किया और मैसेज भी आ गया। मुझे बुलाया, मैं यूँ गई और साथ लेकर यूँ आई। निम्रा ने चुटकी बजाकर मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। वो हवेली के गेट की तरफ चल दी। काफ़ी गहमा गहमी हो चुकी थी। एक तेज़ हवा के झोंके ने उसको छुआ था। उसने अपना फ्रॉक दोनों हाथों से संभाला। आसमान की तरफ देखा तो बादल थे, हवा तेज़ थी, यानी कुछ देर में बारिश का इम्कान था। हवेली की चकाचौंध के बरअक्स बाहर काफ़ी अंधेरा था। वो आजिर अफंदी की हवेली की तरफ बढ़ने लगी। वो गेट के करीब ही थी कि एक काम वाली फूलों का टोकरा लिए वहाँ से निकली। वो हवेली काफ़ी पुरानी मुलाजमत थी और निम्रा से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। निम्रा बेटा आप किधर जा रही हैं? उन्होंने पूछा था। मैं अंदर अरीबा के पास, उसने बुलाया। निम्रा ने उनको बताया था। पर अंदर तो अरीबा बेटी नहीं है, उन्होंने निम्रा को बताया था। नहीं, उसने मुझे अभी मैसेज किया है, निम्रा ने उनको बताया। बेटा मैं अंदर से ही आ रही हूँ, कोई भी नहीं है इधर, शायद अरशद साहब के घर हों, आप इधर देख लें। उसने निम्रा को साथ वाले बंगले में देखने का कहा था। चलें ठीक है, मैं देख लेती हूँ, निम्रा ने जवाब दिया और अरशद अफंडी के बंगले की तरफ बढ़ गई। हवाएं शिद्दत इख्तियार किए आंधी का रूप धार रही थी। वो बंगले के गेट से दाखिल हुई। बाहर पोर्च की लाइट ऑन थी। वो लाउंज की तरफ बढ़ गई। लाउंज में दाखिल हुई तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। उसे हैरत हुई। उसने आवाज़ दी, अरीबा कहाँ हो? इतने में उसकी नज़र ऊपर के कमरों की तरफ उठी। सामने कोने के कमरे में रोशनी थी। ओह अच्छा, वहाँ होगी। वो ऊपर को चल दी थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हील की मरहम से टक टक खामोशी को तोड़ रही थी। वो सीधा कमरे में दाखिल हो गई। अभी वो अंदर देखने ना पाई थी कि एकदम लाइट चली गई। हर तरफ गुप अंधेरा छा गया। उसे एकदम वहशत हुई थी। उसे खौफ आया था उस अंधेरे से। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़कने की आवाज़ आई थी। अरीबा, उसने फिर से आवाज़ दी। एकदम से लाइट आ गई। वो कमरे में आगे बढ़ चुकी थी। अचानक रोशनी होने से उसकी आंखें चुंधिया गई थी। वो 2-3 लम्हे लगे उसको सामने का मंजर साफ दिखने में। उसकी नज़रें ऊपर उठी तो सामने हारिस था। वो अजीब नज़रों से निम्रा को देख रहा था। निम्रा को उसकी हालत पर शबा हुआ, जैसे वो होश में ना हो। हारिस भी उसको वहाँ देखकर चौंका था, मगर फिर एकदम उसके चेहरे पर गंदी मुस्कुराहट उभरी थी। ज़हे नसीब डॉक्टर साहिबा, आज तो आप तशरीफ़ लाई हैं, हम गरीबों पर इतनी अनायत, वो बोला था। निम्रा के चेहरे पर एकदम गुस्सा उभरा था। अरीबा कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा था। हम जो हैं, हमें देखो ना। हारिस खबासत से कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था और निम्रा उसकी चाल की लड़खड़ाहट देखकर एकदम अलर्ट हुई थी। वो समझ चुकी थी वो नशे में था। उसकी छठी हिस्स ने उसको खतरे की बू संघाई थी। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुड़ी थी और दरवाजे की तरफ लपकी थी, मगर उसके ऐसा करने से मुकाबिल भी होशियार हो चुका था। वो किसी सूरत अपने इस शिकार से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। निम्रा के ने एकदम बुखलाकर मुड़ने से लंबी हील की वजह से उसका पाँव मुड़ा था और यही लम्हा उसके लिए कमज़ोर साबित हुआ था और हारिस के लिए मुफीद। वो फ़ौरन भागकर आगे बढ़ा था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसने निम्रा का पाँव बुरी तरह मुड़ा था और सैंडल टूट चुका था। उसे शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ था। वो उठ ना पा रही थी। हारिस दरवाज़ा बंद करके उसकी जानिब लपका था। निम्रा के औसां ख़ता होने लगे थे। वो करीब आ रहा था। अब सिर्फ 2 कदम को फासला बाकी रह गया था। निम्रा ज़मीन पर गिरी हुई थी। बदतमीज़ इंसान, पीछे रहो, पास मत आना मेरे। निम्रा गुस्से से भड़काई थी और उसकी यही फंकार मुकाबिल को इश्तियाल दिला गई थी। अरे मैं तो डर गया। हारिस ने डरने की अदाकारी करते हुए उसका मजाक उड़ाया। क्या करोगी? थप्पड़ मारोगी? हाँ थप्पड़ मारोगी पहले की तरह। आज तुम्हारी सारी अकड़ ना निकाल दी तो बताना। वो उसके ऊपर झुका था और निम्रा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े थे। निम्रा को उसके मुंह से शदीद गंदी बू आई थी। शायद वो शराब पी रहा था। छोड़ो, निम्रा बामुश्किल बोल रही थी। अरे जान मन, ऐसे कैसे? आज तो इस हुसन को खराज लेकर जाऊंगा। अपने इस मासूम हुसन का हर जाना तो भरना पड़ेगा, जिसके बलबूते पर तुम इतना इतराती हो। हारिस ने अपनी नज़र उसके नाजुक और दिल का सरापे पर फोकस की थी। निम्रा अंदर तक काँप उठी। अचानक उसकी नज़र सामने नीचे पड़ी। उसका पाँव, दूसरा पाँव तो अभी तक आज़ाद था और बिल्कुल ठीक था। उसने एकदम टांग उठाई और हिल जोर से हारिस के पाँव पर दे मारी। हिल बारीक थी और वो इस हमले के लिए तैयार न था। वो एकदम बिलबिलाकर वो पीछे हुआ था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए निम्रा फुर्ती से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में खड़ी हुई और फ़ौरन दरवाजे पर लपकी थी। उसने लॉक खोला था बहुत जल्दी, जबकि हारिस उसको ऐसा करते देखकर सीधा हुआ था। वो आगे बढ़ा था, मगर तब तक दरवाजे का लॉक खोलने में वो कामयाब हो चुकी थी। वो भाई को भागी थी, जबकि हारिस उसे पकड़ने के चक्कर में उसके पीछे हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उसको पकड़ना चाहा और उस कोशिश में निम्रा का उड़ता दुपट्टा उसके हाथ में आ चुका था। निम्रा की गर्दन एकदम पीछे को खींची थी।
उसका दुपट्टा एक तरफ से हारिस के हाथ में था। अगर वो दुपट्टा छुड़वाती तो इज्जत से हाथ धो बैठती। उसने फ़ौरन गर्दन को दुपट्टे से आज़ाद करवा दिया था और दीवानावार भागने लगी। बचाओ, कोई मदद करो! वो हलक के बल पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। उसकी पुकार पूरे अरशद विला में गूंजी थी। वो लगातार चीखने लगी थी कि कोई उसकी आहोज़ारी सुन ले। आंसू किसी नदी की तरह आंखों से रवा थे। वो रो रही थी, साथ पुकार रही थी, साथ भाग रही थी और एक पैर में ऊंची हील थी जबकि दूसरे पैर में टूटा हुआ जूता। उसे सख्त मुश्किल हो रही थी मगर वो किसी तरह भाग रही थी। सिलसिला में उसका पाँव मुड़ा था और वो फिर से ज़मीन बोस हो चुकी, बुरी तरह गिरी थी। वो लगता था हड्डी टूट गई हो, मगर उसको गिरना नहीं था। वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। वो दरिंदा उसके बिल्कुल पीछे था। अगर वो उस तक आ जाता और वो उसके हत्थे चढ़ जाती तो वो उसे नोच खाता। वो हिम्मत करके दोबारा उठी। पैर मुड़ने की वजह से मोच आ चुकी थी। शदीद दर्द का एहसास हुआ पर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। अगर आज हिम्मत हार गई तो फिर कभी सर उठा के जीने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। वो दीवानावार भागने लगी, रो रही थी, चीख रही थी। वो मुड़कर नहीं देखना चाहती। बिल आखिर वो सीढ़ियों तक पहुंच गई। वो अब भी उसके पीछे था। वो गिरते पड़ते सीढ़ियां उतरने लगी। अल्लाह रहम, बेशक इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है। अल्लाह मदद, अपनी इस गुनाहगार बंदी को बचा ले। अपने हबीब के सदिये इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है यकीन, यकीन कामिल। खुदा पर मुकम्मल यकीन। कहते हैं दुआ की कबूलियत की शर्त है यकीन, और बेशक खुदा सुनने वाला मेहरबान है। वो पागलों की तरह गिरती पड़ती सीढ़ियाँ उतर रही थी कि एकदम लाउंज का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई आ रहा था, ये उसका वहम था। तो क्या उसके रब ने उसकी सुन ली थी? दरवाज़ा खुला और किसी के तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। यानी आने वाला शायद उसकी चीखों पुकार सुन चुका था, लेकिन इन फटते कदमों की आवाज़ से उसके पीछे आने वाले शख्स के कदम डगमगाए थे। वो आखिरी सीढ़ी उतर चुकी थी जब कोई सामने नमूदार हुआ और वो बेसाख्ता दीवानावार उसको जाके लिपट गई। उसने ये जानने की ज़हमत नहीं की थी कि सामने कौन है, क्योंकि वो बस ये जानती थी कि इस वक्त वो शख्स उसके लिए फरिश्ता है। वो उससे लिपटते ही सिसकी, बचा बचा लें, बचाएं, और उसकी शर्ट ज़ोर से मुट्ठियों में भींच ली थी, जैसे कभी ना छोड़ने का तहैया कर लिया हो। जैसे अगर वो छोड़ देगी तो वापस उसके साथ लग जाएगी। फरहान हैरानी से निम्रा को देखते हुए सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगा। लंबे सीधे बाल बिखरे हुए, खूबसूरत नाजुक पाँव की एक पेंसिल हील टूटी हुई और दुपट्टा वो दुपट्टे से आरी थी। उसकी इतनी अबतर हालत देख कर उसके जहन में कई सवाल उभरे थे। इतने में उसकी नज़र एकदम ऊपर उठी। सामने हारिस खड़ा था, चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट सजाए, लेकिन उसको अपनी तरफ देखता पाकर एक लम्हे में उस घटिया इंसान की मुस्कुराहट गायब हुई। उसके हाथ में निम्रा का दुपट्टा देखकर एक लम्हा लगा था उसकी सारी बात समझने में। सारे सवालों के जवाब वाजिया हो चुके थे। गुस्से से उसकी रगें तन गई। उसकी आंखें एकदम बेतहाशा सुर्ख हुई थी। उसका बस नहीं चला था कि वो इस सामने खड़े इंसान की जान ले लेता। उसने मुठ्ठियां जोर से भींची थी। उसने निम्रा को आराम से खुद से अलग करके अपने पीछे किया कि वो नाजुक सी लड़की पूरी उसके लंबे कदर वजीहत जिसामत के पीछे छुप गई। वो भरपूर गुस्सा लिया आगे बढ़ा और लम्हा लगाए बगैर सीढ़ियां चढ़ता हारिस तक पहुंच गई। जलील इंसान, वो धारा, ये तो जानता था तू कमीना है, मगर इस कदर गिर जाएगा ये नहीं पता था। वो उसके गिरबान से पकड़कर धारा था और साथ ही एक भरपूर मुक्का उसके जबड़े पर मारा। अभी वो संभल ना पाया था कि उसने मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। वो उसे पीट रहा था जैसे उस पर कोई जनून सवार हो। उसके पेट में लगातार अपनी टांगें मार रहा था, ऐसे जैसे वो होश में ना हो, हर चीज़ से बेगाना हो, जैसे वो उसकी जान लेकर ही दम लेगा। उसे अपने आसपास की परवाह न थी। हारिस की चीखें और कराहटें शिद्दत इख्तियार करने लगी थी, मगर वो तो जैसे सुन ही ना रहा। वो इस वक्त इंसान नहीं लग रहा था, वो शदीद वहशी हो रहा था और वो इसकी एक एक हड्डी पर कारी ज़र्ब लगा रहा था। हारिस की नाक और मुंह से खून बहने लगा था। जब उसको फिर भी सुकून ना आया तो उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसने उसका सर पकड़ा और दीवार से दे मारा। एकदम उसके हाथ से दुपट्टा चिपटा और नीचे बढ़ा। हारिस को वो खींचता हुआ सीढ़ियों से नीचे लाया। आखिरी सीढ़ी से करीब उसने उसको छोड़ दिया। खुद वो दुपट्टा लिए निम्रा की तरफ बढ़ा था। उसे दुपट्टे से आड़ी देखकर उसने नज़रें हनूस झुकाई हुई थी। अभी उसने आधा लाउंज भी अबूर ना किया था कि कुछ लोग लगातार शोर सुनकर लाउंज में दाखिल हुए। वो एक तरफ सहमी हुई चिड़िया की मानंद खड़ी थी, लट्ठे की तरह सफ़ेद रंग, काटो तो जिस्म में लगू नहीं। वो इसकी तरफ बढ़ रहा था कि एक ज़ोरदार गर्ज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। दादा उसके हाथ में निम्रा का दुपट्टा देखकर धारे थे। फरहान, वो मलिक वजाहत की गर्दार धार सुनकर एकदम रुका था। उसने एक तरफ चेहरा मोड़कर दादा को देखा, जो शोला अंगेज नज़रों से उसको देख रहे थे। नज़रें थी कि कहर बरसा रही थी। ये क्या हो रहा है ये सब? उन्होंने धर कर पूछा था कि इतने में काशान आगे बढ़ा था। तुम्हारी इतनी जुर्रत, बेगैरत इंसान! वो उसका गिरेबान पकड़ चुका था, जबकि बाकी सब भी फरहान के हाथ में निम्रा का दुपट्टा देखकर हैरान थे। वो सब गलत समझ चुके थे उसको। दूसरी तरफ हारिस सीढ़ियों पर पड़ा करा रहा था तो एक तरफ डरी सहमी निम्रा दीवार को चिपक कर खड़ी थी। वो सुन हवा से फटी फटी नजर लिए सब देख रही थी। फरहान ने आंखों में उलझन लिए उन सबको देखा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो।
उसने एकदम अपना गिरेबान का शान के हाथ से आज़ाद करवाया था। वो कुछ-कुछ उनकी बात का मतलब समझने लगा था। छोड़ो मुझे, तुम गलत समझ रहे हो। उसने गुस्से से उसको पीछे किया था। अभी वो कुछ कहने ही लगा था कि अंदर घुसती रज़िया बेगम की नज़र सामने गिरे हारिस पर पड़ी, जो अब बमुश्किल दीवार का सहारा लिए उठने लगा था। वो भाग कर उसकी तरफ लपकी थीं। हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया? किसने किया ऐसा? वो ज़ारो-कतार रो कम रही थी और बोल ज़्यादा रही थी, चूँकि फ़ंक्शन में सिर्फ़ घर के अफ़राद थे और कुछ हमसाए, जिनमें से काफ़ी मौसम की ख़राबी के बाइस जा चुके थे। सो इस वक़्त वहाँ पर तकरीबन सब लोग ख़ानदान के लोग थे। फ़रहान किसी भी बात की परवाह किए बगैर निम्रा की तरफ बढ़ा था और उसके करीब जाकर वो रुका था और उसका दुपट्टा उसके सिर पर फैलाकर डाल दिया था। इतने में हारिस सीधा हो चुका था। आप सब मेरी बात सुनें, फ़रहान ने मुड़ कर सबको मुख़ातिब किया था। अब सुनने को क्या बचा है? सबने अपनी आँखों से देखे हैं तुम्हारे करतूत। तौबा तौबा! रज़िया बेगम फ़ौरन उस पर चढ़ दौड़ी थी। मैं अंदर आया तो ये दोनों, इतना कहकर हारिस रुका था, ये दोनों एक-दूसरे के साथ, मैंने मना किया तो फ़रहान मुझे पीटने लगा। उसने सारा मलबा उस पर डाल दिया था, जबकि सब चाह-मगोइयाँ करने लगे थे। तौबा! क्या ज़माना आ गया। अपने घर में ही अब किसी औरत ने कान को हाथ लगा कर कहा था, जबकि फ़रहान दोबारा हारिस की जानिब लपक गया था। तेरी तो क्या बकवास कर रहा है बेगैरत इंसान, तुझे छोड़कर गलती की मैंने। वो दोबारा उस पर चढ़ दौड़ा था। अशर और बुरहान उसी वक्त अंदर आए थे। उन्होंने फ़ौरन आगे बढ़कर फ़रहान को पकड़ा था, वरना वो इस वक्त जिस ग़ज़ब और जलाल में था, कुछ बैद न था वो इसका कत्ल करके ही दम लेता। ये झूठ बोलता है, निम्रा उस कार्रवाई में पहली बार बोली थी। कौन कितना सच कह रहा है ये हम सब देख रहे हैं। अंधे लगते हैं तुझे हम लड़की। अब की बार रज़िया बेगम निम्रा पर चढ़ दौड़ी थी। हाय मेरा मासूम बच्चा! उन्होंने हारिस को पचकारा था। अपने इस मासूम बेटे के कारनामों से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर इस वक्त उनको यहाँ से बचना था। क्या करती, औलाद तो उन्हीं की थी। दादा जान, ये कमीना बकवास करता है। फ़रहान खुद को अशर और बुरहान की गिरफ्त से आज़ाद करने की सही करते हुए धरा था। बस खामोश! मलिक वजाहत ने हाथ उठाकर उसको मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया था। निम्रा को तो लगा था वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई उसके दामन पर दाग लगाने पर तुला था। उसका पाक दामन सबकी नज़रों में सवालिया निशान बन रहा था। अभी के अभी निकाह करवा निम्रा से, मलिक वजाहत ने ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हुए कहा था, जबकि उनकी बात सुनकर उन दोनों के सरों पर जैसे आसमान टूट कर आन गिरा था। नहीं नहीं, निम्रा बेयकीनी से कहती पीछे को कदम बढ़ा रही थी, जैसे समात पर यकीन ना आया हो। फ़रहान ने करंट खाकर अपने दादा को देखा था। वो उसकी फ़रहान शाह की बात का एतबार ना कर रहे थे, अपने इस पोते की बात का, जिस पर वो खुद से ज़्यादा भरोसा कर सकते थे। दादा जान! उसने हैरत और बेयकीनी से उनको पुकारा था। दुख निकाह का न था, दुख तो इस बात का था कि वो किसी और की बात सुनकर उस पर अपना फ़ैसला सुना रहे थे। नहीं नहीं नाना जान, वो झूठ बकता है। वो खुद गलत है। वो बकवास कर रहा है, निम्रा ने बलक-बलक कर कहा था, पर उन्होंने तो जैसे सुना ही ना हो था। आमना बेगम कुछ भी समझने से कासिर थी, जबकि अमरोज़िया बेगम के हवास ही बहाल न हो रहे थे। आज ही फ़ौरन निकाह ख्वाह को बुलाओ, अभी निकाह होगा और जिसको मसला हो वो जा सकता है इधर से, उन्होंने इंतहाई सफ़ाकी से कहा था। अमरोज़िया बेगम आगे आई थी। चचा जान, ऐसे कैसे? वो कुछ बोलने लगी थी कि उन्होंने हाथ उठाकर उनको खामोशी इख्तियार करने का कहा था। मैं तैयार हूँ। फ़रहान की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी थी। ये एहसास निदामत था या कुछ और, कि वो आज उसकी वजह से ही तो इस हाल को थी। इस सब के फ़ैसले शुरू से वजाहत अफ़ंडी करते आए थे। अहमद अफ़ंडी भी हर मामला भाई के ही सुपुर्द करते थे। यही वजह थी कि उनके बच्चों के फ़ैसले भी वही करते थे। उनके फ़ैसले हमेशा सही साबित हुए थे, तभी आज तक कोई उनके आगे ना बोला था। निम्रा को यकीन ना आ रहा था। वो तो जैसे सकते में आ चुकी थी। मलिक सियाल उनके साथ ना आए थे। उन्होंने कुछ काम निपटा कर अगले दिन आना था। निम्रा को कब अंदर लाया गया, कब उस पर चादर डाली गई, कब निकाह ख्वाह आया और कब उसने उस शख्स को हमेशा हमेशा के लिए कबूल कर लिया, कब वो निम्रा सियाल से निम्रा फ़रहान बनी, वो कुछ ना जानती थी। उसे कोई होश ना था। हाँ, ख़्याल था तो सिर्फ़ इतना कि आज वो एक बार दोबारा टूट चुकी थी। वो फिर से आज बिखर गई थी। आज वो फिर 2 साल पीछे जा चुकी थी। उसके सारी मेहनत ज़ाया जैसे रायगा हो चुकी थी। तो क्या वो दोबारा कच्ची-कच्ची होना ही उसका मुक़द्दर था? फ़रहान ने अरीबा के फ़ोन से निम्रा को मैसेज किया और उसे आज़िर अफ़ंडी अपने ताया के घर बुलाया, जो बिल्कुल हवेली के साथ था। आज तो तुम्हें मेरी सुननी होगी। समझा हुआ क्या है आखिर? वो सोच रहा था। निम्रा के रिप्लाई के बाद वो सीधा आज़िर के घर की तरफ चल दिया। जानता था सब हवेली में होंगे। अरीबा जो हवेली ले गए थे, उसके और अशर के दरमियान एक जाली का पर्दा डाला गया था। फ़रहान आज़िर अफ़ंडी के घर उसका इंतज़ार करने लगा। 5 से 10 मिनट गुज़रे, फिर 15 मिनट, मगर वो ना आई। फ़रहान का गुस्से से बुरा हाल था। इतने में उसे अशर चाचू की कॉल आई। फ़रहान कहाँ हो? उन्होंने पूछा था। बस हवेली आ रहा हूँ चाचू, उसने बताया था। अच्छा यार, मेरे घर जा, मेरा वॉलेट रह गया है उधर मेरे कमरे में होगा, उठा लाना, उन्होंने उससे कहा था। जी ले आता हूँ, उसने फर्माबरदारी से जवाब दिया।
ज़रा जल्दी प्लीज़, कुछ काम है, देर ना करना, फ़ौरन ले आओ। उन्होंने अजलर से जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। ढोलक अपने अरूजपति फरहान को मज़ीद इंतज़ार करना बेकार लगा। वो निकल कर जल्दी से अरशद अफंडी के घर की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होकर वो लंबे लंबे कदम भरता लॉन से गुज़र रहा था कि उसको लगा कोई चीखा था। उसको अपना वहम लगा। फ़ौरन लाउंज में दाखिल हुआ, मगर ये क्या, वाकई वहाँ कोई चीख रहा था। उसको शदीद हैरत ने आन गिरा। ये कौन था और आवाज़ किधर से आ रही थी? अभी वो समझने की कोशिश कर रही थी कि एकदम चीखती चिल्लाती रोती निमरा सीढ़ियों पर नमूदार हुई थी। एक पल से पहले वो सीढ़ियाँ उतर चुकी थी और आकर सीधा उससे लिपटी थी। वजाहत अफंडी ने अशर को बुलाया था। अशर उनके हुक्म की तामील करता हुआ उनके पास पहुँचा। आपने बुलाया दादाजान? उसने एहतराम से पूछा था। हाँ बैठो, कुछ ज़रूरी बात करनी है, मलिक वजाहत ने किसी गहरी सोच से निकल कर कहा था। अशर उनके सामने मौजूद सोफ़े पर बर्जमान हो गया था। जी, उसने बैठते हुए पूछा। निमरा और फरहान के दरमियान क्या चल रहा है? मलिक वजाहत ने बगौर अशर पर नज़रें टिकाए पूछा था, जबकि उनकी बात सुनकर एकदम अशर चौंका ज़रूर था। उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उनके दरमियान क्या चलना है दादाजान? अशर ने फ़ौरन खुद को इंतहाई नॉर्मल रखते हुए ऐसे कंधे उचकाए जैसे वो हर चीज़ से बेखबर हो, जबकि उसके तासुरात देखकर मलिक वजाहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अशर, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरे नहीं। उन्होंने उसे याद दिलाने की कोशिश की थी, जबकि अशर उनकी बात का मतलब समझकर कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो जानता था मलिक वजाहत से झूठ बोलना नामुमकिन है। वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते थे तो इसके लहजे से मेल ना खाते अल्फाज और उसके एकदम चौंकने को कैसे नज़रअंदाज कर देते। मगर दूसरी तरफ भी फरहान था, उसका दूसरा बाजू। वो कैसे इस तरह उसका राज फास करके उसे दूसरों की नज़र में नीचे होने देता। मगर वो ये भी भूल रहा था कि जिससे वो फरहान को बचा रहा था, वो इंसान तो फरहान की रग रग से आशना है। उसके दिल में आई हर ख्वाहिश वो ज़बान पर आने से पहले ही पूरी कर देते थे। वो उसकी आंखों का एक-एक रंग, उसके हर लहजे का मतलब अच्छी तरह जानते थे। यही वजह थी कि पिछले 1.5-2 साल से उसकी बेचैनी उनको अज़ियत और फ़िक्र में मुब्तला कर रही थी, जैसे वो खुद से कोई जंग लड़ रहा हो। अशर ने बामुश्किल थूक निकला था। छुपाने का कोई फ़ायदा ना था। तुम बताओ या ना बताओ, पता मैं फिर भी कर लूँगा, मगर मैं बाहर वाले किसी शख्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। वजाहत अफंडी ने कहा था। दादाजान, वो असल में फरहान और निमरा एक दूसरे को पसंद नहीं, उनकी लड़ाई चल रही है। अशर ने बताने की कोशिश की थी। कैसी लड़ाई? मलिक वजाहत ने आईब्रो उचका कर पूछा था। वो अशर ने बोलना शुरू किया, शुरू से आखिर तक एक एक बात उनके होश गंवार कर दी। उसकी बात सुनकर वजाहत अफंडी को जैसे झटका लगा था, शदीद उनका चेहरा सुर्ख होने लगा था। वो बामुश्किल जब्त कर रहे थे। तुम अब मुझे अब ये सब बता रहे हो? उन्होंने शदीद गुस्से से दांत पीसकर अशर को कहा था। दादाजान, वो अशर ने से बात ना बन पड़ी। क्या तुम लोग इतने बड़े हो गए हो? क्या वैसी संगीन बातें भी छुपाते फिरोगे? या तुम लोगों की को हमारी ज़रूरत ही नहीं? वो गुस्से की इंतहा को छूने लगे थे। अशर उनको इतने शदीद तैश में देखकर एकदम घबराया था। वो कभी भी गुस्सा तो दूर की बात, बिला वजह ऊँची आवाज़ में बात ना करते थे, मगर अब उनका गुस्सा जायज़ था। उनको यकीन ना आ रहा था कि उनके लाड ने फरहान को इस कदर खुद पसंद बना दिया है कि उसने अपने ही ख़ानदान की सबसे मनमोहनी और मासूम लड़की को अपनी ज़िद और हठधर्मी से तोड़ कर रख दिया। अब उनको समझ आई थी निमरा की आंखों की वीरानी, उनका संजीदापन। अब वो इतना चहकती ना थी पहले की तरह, और फरहान को लेकर उसकी लाताल्लुक़ी। उनकी नज़र में फरहान का चेहरा घूमा। जब जब वो उसे नज़रअंदाज करके जाती थी, तब तब उसकी आंखों में उतरने वाली बेचैनी, उसका एकदम गुस्सा करना, बिफर जाना, बिगड़ जाना, जैसे वो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, उसके अंदर आग लग जाती हो। दादाजान, मैं जानता हूँ उसने गलत किया, बहुत गलत, मगर मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ कि वो निमरा को भुला नहीं पाई। अगर उसका चैन छीना था तो वो आज तक खुद बेचैन है। वो अब भी उसकी मोहब्बत नहीं, वो शायद मोहब्बत से आगे बढ़ चुका है। वो उससे इश्क करने लगा है और उसके अंदर सलग थी आग इस बात की गवाह है। वो आज भी खुद को निमरा की तरफ से नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं कर पाता, वरना हम सब जानते हैं वो शुरू से बहुत मजबूत एहसाब का मालिक रहा है, मगर इस मामले में जैसे उसका खुद पर इख्तियार नहीं, वो नहीं ही रह सकेगा। इसलिए उसके बगैर वो मानेगा नहीं, कभी कहेगा नहीं, मगर मैं जानता हूँ वो अंदर ही अंदर सलगता है। कहीं ना कहीं उसे पछतावा है ज़रूर, मगर वो इस पछतावे को दबाता है, अंदर ही दफन रखने की कोशिश में है। उसकी अना आड़े आती है, उसकी मैं उसको झुकने नहीं दे रही। अशर ने जैसे बिलाखिर दिल की बात किसी हमराज को बताकर दिल हल्का किया हो, जबकि उसकी बात सुनकर दादाजान का शक यकीन में बदल चुका था। और निमरा, वो क्या सोचती है? उन्होंने अगला सवाल किया था। निमरा को मैं बहुत छोटी से नहीं कह सकता, मगर इतना जानता हूँ उसने खुद को बहुत मेहनत और हिम्मत से संभाला है। मैं उसे दाद देता हूँ। मैंने अपनी आंखों से उसकी रसती हालत देखी थी जब फरहान वो बकवास इतनी सफाकी से किया जा रहा था, लेकिन हाँ, वो भूली नहीं है फरहान को। उसकी आंखें वीरान हुई हैं, मगर इनमें अक्स झलकता है आज भी उसका। वो उस वक्त मासूम थी और फरहान पहला लड़का है उसकी ज़िंदगी में आने वाला और उसके मासूम जहन पर अपनी छाप छोड़ने वाला।
मगर वो भी कभी इस बात का इकरार नहीं करेगी। अब बात उसकी भी इज़्ज़त नफ्स से होकर अना तक आ पहुँची है, वो भी अपनी अना में है, वरना ऐसे फरहान के सामने इतनी आसानी से ना फिर सकती। उसने भी जैसे ज़िद पाल ली है, लेकिन अगर ज़ख्म देने वाला ही मरहम रखे तो तकलीफ़ फ़रामोश करवाई जा सकती है। शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए और निम्रा को बहुत मोहब्बत भी दे, मगर कहीं न कहीं कसक ज़रूर रहेगी। लेकिन अगर कांटे नचाने बिछाने वाला ही राह को फूलों की सेज बनाए तो ज़िंदगी हसीन हो सकती है। मगर ये दोनों ढीठ हैं, ऐसे कोई एक भी जो ज़रा बात सुन ले पर नाजी मर जाएँगे, तड़प जाएँगे, मगर बोलना कुछ नहीं, मानना नहीं। इनकी इस अना का तो बंदा हलवा बनाकर भेज दे। अशर ने आखिरी बात बुरा सा मुँह बनाकर कहा ही थी, जबकि उसकी बात से वजाहत अफंडी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। तुमने तो दोनों का एक्सरे कर रखा है बरखुरदार, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। उनको अच्छा लगा था अशर का फरहान की इतनी केयर करना। निम्रा के भी मुतल्लिक सोचना, अपने बारे में क्या ख्याल है, कब बारात लेकर जाई जाए, उन्होंने अब उसके मुतल्लिक पूछा था। बस जब आपको मुझ मासूम पर प्यार आ जाए, अशर ने दाँत निकाल कर कहा था। चलो आज ढोल के एंजॉय करो, आगे का बंदोबस्त भी चल करते हैं। उन्होंने उसे उम्मीद दी थी। अशर जब तैयार होने चला गया तो वो सब सोचने लगे। फरहान पर उन्हें शदीद तरीन तैश आने लगा। वो उनके लाड का इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा ये उनके गुमान में भी ना था। वो तो हमेशा से बहुत सुलझा हुआ और ज़िम्मेदार बच्चा रहा था। बड़ा होने के सबब वो सबका ख़्याल भी रखता था। फिर क्यों वो इस कदर इंतहा पर गया? शायद उसको आदत थी हर चीज़ फ़ौरन पा लेने की, मगर इस बार मामला और था। अब की बार एक जीती जागती इंसान की बात थी, जिस पर उसकी धौंस ना चली तो वो बिगड़ गया था। जब वो वाक़या हुआ और फरहान और निम्रा पर बात आई तो उन्हें बिल्कुल सही मौका लगा वो उनको एक करने का। शदीद तैश हरगिज़ इस बात का ना था कि फरहान और निम्रा हारिस के बकौल गलत थे, बल्कि तैश तो उसकी हरकत पर था, जो उनके सामने आते ही फिर से वजाहत अफंडी पर हावी हुआ। वो अच्छे से जानते थे हारिस झूठ बक रहा था, मगर फ़िलहाल उसके झूठ को उन्होंने इस्तेमाल किया था, वरना जो वो कह रहा था वो अगर अपनी आँखों के सामने भी कहीं देख लेते तो यकीन ना करते, क्योंकि वो जानते थे उनके बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते थे, उनकी औलाद ऐसी थी ही नहीं। फरहान और निम्रा दोनों उनकी औलाद थे और अपनी तरबियत पर उनको अंधा भरोसा था। इखलाक से घिरी हुई हरकत करना तो दूर की बात, वो कहीं होते ना देख पाते थे ऐसी कोई हरकत, तो वो फिर कैसे वो गलत हो सकते थे। इस मामले में उनकी मासूमियत पर उनको पूरा एतमाद था। उम्मीद करती हूँ कि आप फरहान शाह और निम्रा सियाल की दास्तान को एंजॉय कर रहे होंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है स्टोरी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CNC लाइब्रेरी चैनल।